ओके बच्चों, चलो ध्यान दो। पहले कल के पॉइंट्स थोड़े रिवाइज करते हैं, फिर आज बहुत सारे न्यू पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। इतना अंधेरा करके क्यों बैठे तुम लोग? ठीक है। अच्छा, कैन यू टेल मी कि इनकम टैक्स जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो पहले हम लोग टोटल इनकम निकालते हैं, और वो टोटल इनकम निकालने का एक फॉर्मेट है ना? टोटल इनकम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले 5 हेड्स ऑफ इनकम को ऐड करते हैं। कैन यू टेल मी 5 हेड्स ऑफ इनकम कौन से? एक एक करके आराम से बताओ। सबसे फर्स्ट सैलरीज, फिर उसके बाद प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, फिर उसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। दीज आर 5 हेड्स ऑफ इनकम। जो भी पर्सन अगर कुछ पैसे कमा रहा है वो ये 5 हेड्स में से कहीं ना कहीं फिट होगा, है ना? और ये 5 हेड्स का टोटल करते ही आपको क्या मिलेगा? ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम पे आप डायरेक्टली टैक्स नहीं निकालते हो। ग्रॉस टोटल इनकम में से कुछ चीजें माइनस और होती है, और वो जो चीजें माइनस होती है हम लोग उसको बोलते हैं डिडक्शंस। क्या बोलते हैं? डिडक्शंस। डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 है। आफ्टर वी डिडक्ट द डिडक्शंस, उसके बाद हमें क्या मिलता है? नेट टोटल इनकम। ये नेट टोटल इनकम पे फिर आप टैक्स का कैलकुलेशन करते हो। सबका पूरा ध्यान चाहिए, 100%। नेट टोटल इनकम पे जब आप टैक्स निकालते हो तो आपको टैक्स निकालने पे यहाँ पे अगर मान लो असेसी रीबेट के लिए एलिजिबल है तो रीबेट यहीं से माइनस करना है। ठीक है? तो टैक्स जो निकलता है उसमें से आप क्या माइनस करोगे? रीबेट अंडर सेक्शन 87A। फर्स्टली कैन यू टेल मी, पहले तो टैक्स कैसे निकलता है उस पर पहले थोड़ा डिस्कशन करते हैं, है ना? तो टैक्स निकालने के लिए मैंने आपको कल बताया था दो तरीके होते हैं टैक्स निकालने के लिए, ओल्ड रिजिम, न्यू रिजिम। राइट नाउ वी आर फोकसिंग ओनली ऑन ओल्ड रिजिम। पूरा सिलेबस जब तक अपना एंड मोमेंट तक हम लोग नहीं आएंगे, एंड चैप्टर तक नहीं आएंगे, हम लोग सब ओल्ड रिजिम के हिसाब से ही करने वाले हैं। आई ऑलरेडी टोल्ड यू द रीजन। न्यू रिजिम मैं अभी बता सकता हूँ बट इट विल क्रिएट मोर कंफ्यूजन, है ना? तो मैं नहीं चाहता हूँ क्योंकि आपके लिए नया सब्जेक्ट है। तो पहले हम लोग पूरा ओल्ड रिजिम समझेंगे अच्छे से, और ओल्ड रिजिम होने के बाद फिर अलग से न्यू रिजिम का एक सेपरेट चैप्टर है, उसके क्वेश्चन सेपरेटली हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है? तो ओल्ड रिजीम में जो टैक्स के रेट्स होते हैं वो हमने लर्न किए। ओके, जैसे कि जो फर्स्ट कैटेगरी जो मैंने आपको लर्न करवाया है, ठीक है, कौन से कैटेगरी का लर्न करवाया है? इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, AJP। ठीक है? ये कैटेगरी में अगर कोई पैसे कमा रहा है इंडिया में, ठीक है, तो अपना जो असेसमेंट ईयर है, विच असेसमेंट ईयर आर वी स्टडी? 26-27 मीन्स विच फाइनेंशियल ईयर? 20 by 26 मीन्स विच प्रीवियस ईयर? 20 by 26। ये असेसमेंट ईयर, ये प्रीवियस ईयर का हम लोग टैक्स का लॉ पढ़ रहे हैं। और इस टैक्स के लॉ के हिसाब से इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, AJP, इनके जो टैक्स स्लैब्स होते हैं, नॉर्मल केस में टैक्स स्लैब्स क्या होंगे? अप टू 2.5 लाख। क्या होगा? अप टू 2.5 लाख। दिस इज द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। क्या बोलते हैं इसको? व्हाट इज मीनिंग ऑफ बेसिक एग्जम्पशन लिमिट? इस अमाउंट तक कोई अगर कमाता है तो उसको टैक्स लगेगा ही नहीं। नो क्वेश्चंस आस्क्ड। आप अगर इतना कमाते हो 2.5 लाख तक, आपको हम टैक्स नहीं लगेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। इस पे टैक्स क्रेडिट है 0। ठीक है? फिर जैसे ही 2.5 लाख से ऊपर आप कमाते हो, अप टू ₹5 लाख, तो आपका टैक्स का रेट 5% एप्लीकेबल होगा। ठीक है? फिर और जैसे आप ज्यादा कमाते हो, 5 लाख से ऊपर अगर आप कमाते हो, अप टू ₹10 लाख, सो व्हाट इज द टैक्स रेट एप्लीकेबल? 20%। और जैसे ही आपका 10 लाख के ऊपर आपका इनकम अर्न आप करते हो, आपको 30% टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से टैक्स पे करना होगा। ठीक है? जब भी हम लोग टैक्स निकालते हैं एकदम एंड में हमें क्या ऐड करना है याद से? एजुकेशन सेस। कौन सा? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। कितना परसेंट होता है? 4% होता है। चलो ठीक है, तो देख लो, ये आपका नेट टोटल इनकम निकल गया। इस इनकम पे आपने क्या निकाला? टैक्स निकाला। कैसे निकाला? स्लैब्स यूज करके। ठीक है? फिर जो टैक्स का अमाउंट आया उसमें पहले एजुकेशन सेस मत जोड़ो। एजुकेशन सेस हमेशा एंड में ऐड करना है। पहले चेक करो रीबेट का केस बन रहा है क्या। नाउ कैन यू टेल मी रीबेट का क्या कॉन्सेप्ट है? रीबेट मतलब टैक्स में डिस्काउंट है क्या? ठीक है? थोड़ा बताओ इसके बारे में। टैक्स में डिस्काउंट किसको मिलता है? कितने कंडीशंस मीट करने हैं? 3 कंडीशंस अगर आप मीट करोगे तो आपको टैक्स में डिस्काउंट यानी कि रीबेट मिलेगा। ठीक है? व्हाट आर दोस 3 कंडीशंस? इंडिविजुअल जो रेसिडेंट है जिसका नेट इनकम
5 लाख तक है, जिसका नेट इनकम 5 लाख तक है, उसको क्या मिलेगा? रीबेट मिलेगा। ठीक है। अच्छा बच्चों, एक चीज और बता रहा हूँ, ये जब रीबेट का कॉन्सेप्ट आया था ना, देयर वाज दिस टैक्स जोक विच वाज रनिंग अराउंड। वो ये था कि अगर आपका बॉस आपका दुश्मन है तो वो आपको 5 लाख 10 रुपए का सैलरी देगा। थोड़ा सोचने की कोशिश करो, किसी का सैलरी 5 लाख 10 रुपीज है तो वो 10 रुपए एक्स्ट्रा देने की वजह से अब वो एसएससी रीबेट के लिए एलिजिबल नहीं। वाई? बिकॉज रीबेट उनको ही मिलता है जिनका इनकम 5 लाख तक है। द मोमेंट योर इनकम एक्सीड्स 5 लाख, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर रीबेट। 5 लाख 10 रुपए जिसका इनकम है, उसका टैक्स कैसे निकलेगा? नॉर्मल जैसे निकालते स्लैब्स यूज करके, है ना? जो भी आपका टैक्स आएगा उस पर एजुकेशन सेस भी और लग जाएगा, राइट? सो बेसिकली रीबेट उन्हीं को मिलेगा जिसका इनकम 5 लाख तक है। जैसे ही 5 लाख के ऊपर आपका इनकम गया, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर रीबेट नाउ, आपका रीबेट का कॉन्सेप्ट ही हट गया। ठीक है। अच्छा बच्चों, रीबेट थोड़ा बताओ। रीबेट अगर 5 लाख की इनकम तक मिलता है, रीबेट कितना मिलता है? अमाउंट कितना है रीबेट का? जितना टैक्स का अमाउंट है उतना, और 12,500 मैक्सिमम लिमिट है उसका, विच एवर इज लेस। 12,500 से ज्यादा मिल नहीं सकता आपको, दैट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ रीबेट। ठीक है। आज के लेक्चर में आपको और एक्सप्लेन करूंगा कि वो 12,500 का क्या रेलेवेंस है। ठीक है बच्चों, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि सर इसका मतलब ऐसा हो गया कि 5 लाख तक जो पर्सन इनकम कमा रहा है उसको तो टैक्स नहीं लग रहा है, ऐसा है क्या? हाँ या ना? नॉर्मल इनकम के लिए, नॉर्मल इनकम के लिए ऐसे ही होता है। जो नॉर्मल इनकम होता है, जो स्लैब रेट के हिसाब से लग रहा है, 5 लाख तक अगर वो कमाता है उसको टैक्स लगेगा ही नहीं। क्यों? 5 लाख तक कमा रहा है तो उसका टैक्स 12,500 आता है, और 12,500 पे रीबेट भी 12,500 का ले लेगा, तो इवेंचुअली टैक्स तो जीरो हो गया। ठीक है। बट देयर आर फ्यू केसेस जहां पे 5 लाख तक की कमाई पे भी टैक्स लगेगा, जैसे कि लॉटरी का इनकम। कोई लॉटरी का इनकम कमाता है 5 लाख का, प्रॉब्लम क्या है? 5 लाख का लॉटरी का इनकम स्लैब रेट के हिसाब से नहीं निकलता है, वहां पे फ्लैट 30% है। समझ में आई बात? ठीक है। बताओ 5 लाख पे फ्लैट 30% कितना होगा? 1.5 लाख होगा। अब वो 1.5 लाख का जो टैक्स है उसमें रीबेट कितना माइनस होगा? 1.5 लाख और 12,500 विच इज लेस, तो 12,500 माइनस करके फिर लास्ट में एजुकेशन सेस भी जोड़ना पड़ेगा। वाई? बिकॉज नंबर जीरो नहीं है। समझा क्या? हम लोग कैलकुलेट करेंगे ये सारी चीजें जो मैं डिस्कस कर रहा हूं, वी आर गोइंग टू डू दिस टुडे। ठीक है, देखते हैं आज टाइम मिला तो, बट बेसिकली आज मैं बहुत सारे आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं, राइट? रीबेट माइनस करो अगर एलिजिबल है तो, अगेन रिपीटिंग, रीबेट सिर्फ 3 कंडीशंस अगर आप मीट करते हो तो ही मिलता है। व्हाट आर दोस 3 कंडीशंस? इंडिविजुअल, रेसिडेंट, नेट इनकम अप टू 5 लाख। व्हाट इज मीनिंग ऑफ अप टू 5 लाख? एग्जैक्ट 5 लाख को भी मिलेगा क्या? मिलेगा। अबव 5 लाख यू आर नॉट एलिजिबल फॉर रीबेट। ठीक है, चलो बच्चों ये हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट रीबेट माइनस हो गया। अच्छा, अगर सपोज असेसी थोड़ा अमीर है तो उसको टैक्स का डिस्काउंट नहीं, उल्टा टैक्स पे टैक्स लगता है, विच इज कॉल्ड एज सरचार्ज। ठीक है, सरचार्ज 50 लाख के ऊपर अगर आपका इनकम है तो आपको अमीर होने का एक्स्ट्रा टैक्स गवर्नमेंट मांगती है, और क्योंकि इनकम टैक्स प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है तो जो अमीर लोग होते हैं उनको बहुत हेवी टैक्स लग जाता है। ठीक है, तो सरचार्ज इज टैक्स ऑन टैक्स। सरचार्ज इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन दिस नंबर, नॉट ऑन इनकम। टोटल नेट ऑन इनकम में नहीं निकालते हम लोग, सरचार्ज किस पे निकालते हैं? टैक्स के ऊपर टैक्स है। ठीक है, फिर सरचार्ज या रीबेट जो भी है आपका, अगर रीबेट है तो माइनस हो जाएगा, सरचार्ज है तो ऐड हो जाएगा। तो जो भी आपका यहाँ पे और नंबर आएगा, इस नंबर पे आपको फाइनली 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस और ऐड करना है। कैन वी से दिस? अगर जो पर्सन सरचार्ज के लिए एप्लीकेबल हो गया, जिसको सरचार्ज, ठीक है, तो उसको टैक्स के ऊपर टैक्स तो भरना ही है, फिर वो टैक्स के ऊपर के टैक्स के ऊपर और टैक्स लग गया, क्योंकि एंड में हम लोग 4% सेस जोड़ रहे हैं। सो सेस इज ऑल्सो टू बी कैलकुलेटेड ऑन सरचार्ज। समझ में ये बात? ठीक है, सो ये बहुत ज्यादा डबल ट्रिपल टैक्सेशन, ऐसा लेयर ऑफ टैक्सेशन लगेगा। ठीक है, और ये सब जोड़ने के बाद आपका फाइनल जो आया उसको हम लोग बोलेंगे नेट टैक्स लाइबिलिटी। ऑब्वियसली अगर आपने इसके पहले एडवांस टैक्स या टीडीएस आपका कट गया है तो उतना अमाउंट एडजस्ट हो जाएगा, ये बोलने की जरूरत नहीं है। एडवांस टैक्स मतलब आपने ड्यूरिंग द ईयर ही टैक्स भर दिया अंदाजा, है ना? और टीडीएस मतलब आपको जिसने पैसे दिए उसने टैक्स कट करके आपको पैसे दिए। फॉर एग्जांपल इफ आई एम अ सैलरीड एम्प्लॉई, मेरा एम्प्लॉयर टैक्स कट करके मेरे को पैसे दे रहा है। ऑब्वियसली टीडीएस और एडवांस टैक्स का कॉन्सेप्ट एंड में सीखना है। ठीक है, द पॉइंट इज इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी फैकल्टी इनिशियली टू एक्सप्लेन टैक्सेशन लॉ। उसका रीजन ये है कि इसमें बहुत सारे ब्रोकन पीसेस है जो आपको एंड में समझेंगे। टीडीएस क्या है नहीं बताया, एडवांस टैक्स क्या है नहीं बताया, न्यू रिजिम क्या है नहीं बताया,
रेसिडेंट कौन होता है नहीं बताया, ये सब समझेगा धीरे धीरे। यू हैव टू बी वेरी पेशेंट विद दिस, है ना, इसलिए स्लोली बता रहा हूँ हर एक चीज। अभी तक की सारी कहानी समझी। अब आप मेरे को थोड़ा ये भी बता दो, ये जो टैक्स के रेट्स है ये इंडिविजुअल के लिए चेंज होगा क्या अगर इंडिविजुअल सीनियर सिटीजन बनता है तो? फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज अ सीनियर सिटीजन? स्टार्ट फ्रॉम सीनियर सिटीजन शुड बी रेसिडेंट। वो रेसिडेंट भूलना नहीं, आप सीधा एज से चालू मत करो, पहले देखो रेसिडेंट है क्या, फिर पूछो एज कितना है, हमेशा ये करना है, ठीक है। अगर कोई नॉन रेसिडेंट 60 इयर्स के ऊपर है उसको सीनियर सिटीजन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। सीनियर सिटीजन का बेनिफिट इज एक्सक्लूसिवली फॉर, अरे कॉमन सेंस है बच्चों, और देख लो मैंने कॉमन सेंस कल आपको ऑलरेडी दिमाग में फिट किया है। इंडिया की गवर्नमेंट जो इंडिया के रेसिडेंट्स है उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर बता रही है। अगर कोई नॉन रेसिडेंट है उसको सीनियर सिटीजन का बेनिफिट क्यों देना है भाई, वो तो इंडिया में रहता ही नहीं है। दिस बेनिफिट इज ओनली अवेलेबल टू रेसिडेंट्स। तो अगर कोई रेसिडेंट है प्लस अपने प्रीवियस ईयर में 60 साल कंप्लीट कर लिए, 60 साल हो चुके हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीनियर सिटीजन, ठीक है। बट 80 साल नहीं हुए, ओके अच्छा, और अगर अपने प्रीवियस ईयर में कोई 80 साल का हो जाता है या उससे ऊपर का हो जाता है तो उसको हम लोग वेरी सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन के बेनिफिट्स देंगे, ठीक है। ऑब्वियसली इन बोथ दीज केसेस द इंडिविजुअल शुड बी रेसिडेंट फर्स्ट, उसके बाद ही आपको आगे की चीज चेक करना है, ठीक है। क्वेश्चन में डायरेक्टली लिख दिया सीनियर सिटीजन तो मतलब रेसिडेंट है, बिकॉज ओनली रेसिडेंट इज टू बी टर्म्ड एज अ सीनियर सिटीजन, समझिए बात, ठीक है। बताओ अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो उसको क्या बेनिफिट मिलेगा? ये स्लैब रेट्स कैसे चेंज हो गए? 2.5 लाख की जगह 3 लाख कर दो, एवरीथिंग एल्स इज सेम कॉपी पेस्ट। 3 लाख तक 0, 3 से 5 लाख तक 5%, 5 से 10 लाख तक 20% और 10 लाख के ऊपर 30%, ठीक है। अच्छा मतलब कैन वी से फॉर अ सीनियर सिटीजन द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट इज नॉट 2.5 लाख बट इट इज 3 लाख, ओके। अच्छा अब ये बताओ वेरी सीनियर या सुपर सीनियर सिटीजन को क्या चेंज करोगे? स्टार्ट करो सीधा 5 लाख से, 5 लाख तक 0%, 5 लाख से 10 लाख 20%, 10 लाख के ऊपर 30%। सो कैन वी से अगर कोई वेरी सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन है तो उसको रीबेट का कुछ कॉन्सेप्ट का फायदा ही नहीं है। 5 लाख तक अगर इनकम है तो वैसे भी 0 है, उसका बेसिक एग्जामिशन लिमिट कितना है? 5 लाख, तो 5 लाख तक तो टैक्स लग ही नहीं रहा है, तो उसको रीबेट का फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा? इतनी गड़बड़ मत करो, विल सी। क्यों? 5 लाख का अगर लॉटरी इनकम है तो लॉटरी इनकम पे बेसिक एग्जामिशन लिमिट माइनस नहीं होता है, डायरेक्टली चालू हो रहा है 5 लाख पे पूरा टैक्स 30%। समझा क्या? बताओ कोई सीनियर सिटीजन अगर 5 लाख का लॉटरी, वेरी सीनियर सिटीजन 5 लाख का लॉटरी इनकम कमाता है, क्या करोगे? 5 लाख पे डायरेक्ट 30% है, उसको कुछ माइनस नहीं होता, स्लैब रेट एप्लीकेबल थोड़ा है वहां पे। तो कितना हो गया 5 लाख पे 30%? 1.5 लाख। अब रीबेट का बेनिफिट मिलेगा इसको, क्योंकि 5 लाख तक के इनकम पे रीबेट मिलता है। समझी के बाद क्या बता रहा हूं, गड़बड़ नहीं करने का, इसलिए आराम से हर एक चीज में आपको समझाऊंगा, ठीक है। चलो बच्चों, HUF AOP BOI AGP इन कैटेगरीज को सीनियर या वेरी सीनियर सिटीजन का बेनिफिट एप्लीकेबल नहीं है, वो सिर्फ रेसिडेंट के लिए, ठीक है, इंडिविजुअल के लिए, बेसिकली सॉरी इंडिविजुअल रेसिडेंट जो है उसके लिए वो सीनियर और वेरी सीनियर सिटीजन का बेनिफिट है। ये ऑब्वियसली सीनियर सिटीजन कैसे हो गए, HU सीनियर सिटीजन बन रहा है, ठीक है। चलो अच्छा, अगर आपको यहां तक की सारी बात समझ में आ गई बच्चों, तो अब मैं आपको एक न्यू चीज बता रहा हूं, बहुत अच्छे से सुनना। ये देखो जो अपने 5 हेड्स है, ठीक है, एक बार लिख के बता रहा हूं, 5 हेड्स कौन से? सैलरीज, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जिसका टोटल करने पे हमें क्या मिलता है? ग्रॉस टोटल इनकम। फिर इसमें से हम लोग डिडक्शंस माइनस करते हैं, फिर मिलता है हमें नेट टोटल इनकम। नाउ हियर मी आउट, अच्छे से ध्यान से सुनना, बिकॉज यहां से चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होगी, ठीक है। अच्छा बच्चों, ये जो आपका इनकम है सैलरीज का या बिजनेस का, हाउस प्रॉपर्टी का, इवन टू लॉट ऑफ एक्सटेंट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ठीक है, ये इनकम अगर कोई कमाता है, ओके, तो ये सब इनकम पे नॉर्मल टैक्स स्लैब्स एप्लीकेबल है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ नॉर्मल टैक्स स्लैब्स एप्लीकेबल है? जो हमने पढ़े 2.5 लाख तक 0, 2.5 से 5 लाख, 5 से 10 लाख, 10 लाख के ऊपर वो जो रेट्स हमने पढ़े ना, वो रेट से टैक्स निकालना है। किस पे किस पे? मतलब बेसिकली सब पे ही है ना, ठीक है। अच्छा बट कैपिटल गेन के कुछ इनकम पे नॉर्मल टैक्स स्लैब्स एप्लीकेबल नहीं है,
कैपिटल गेन की कुछ कमाई पे टैक्स क्रेडिट्स अलग है, कहीं 10% है, कहीं 15% है, कहीं 20% है, हम लोग चेक करेंगे तब समझेगा। ओके अच्छा। एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में भी कुछ सेलेक्टेड कमाई पे आपको टैक्स ज्यादा लग रहा है, एग्जाम्पल लॉटरी इनकम। ठीक है अच्छा, नॉट जस्ट लॉटरी इनकम, मैं आपको एक दो एग्जांपल्स और दूंगा। सपोज फॉर एग्जांपल कोई पर्सन गैम्बलिंग या बेटिंग से पैसे कमा रहा है, ठीक है, मतलब बेसिकली ऐसा इनकम जो कैजुअली कमाया जा रहा है, जिसमें कुछ दिमाग नहीं लगता है, और जहां पे हम लोग वो इनकम हर साल कमाएंगे क्या उसका अश्योरेंस नहीं होता है। ठीक है, कोई कसिनो में जाके पैसे जीत गया, है ना, कोई गैम्बलिंग कर रहा है, कोई बेटिंग कर रहा है, कोई हॉर्स रेस घोड़े के ऊपर उसने पैसे लगाए और पैसे जीत गया, ठीक है, कोई ऑनलाइन गेम्स खेल के पैसे कमा रहा है, ये सारा इनकम गवर्नमेंट पसंद नहीं करती है, और इस इनकम पे टैक्स का रेट है 30%। कितना परसेंट? 30%। ठीक है अच्छा, कैपिटल गेन्स में भी टैक्स रेट्स अलग है, कहीं 20% है, कहीं 15% है, कहीं 10% है। तो हमें क्या करना है पता है, हमें अभी कैपिटल गेन पे टैक्स कैसे निकलता है और आईओएस के कुछ इनकम पे टैक्स कैसे निकलता है ये सीखना है। इन पे नॉर्मल टैक्स स्लैब्स एप्लीकेबल नहीं है। आई एम रिपीटिंग माय वर्ड्स अगेन। एग्जांपल अभी दिया मैंने, विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी। कोई अगर सपोज 10 लाख का लॉटरी का इनकम अगर जीतता है तो 10 लाख के लॉटरी के इनकम पे आप नॉर्मल टैक्स स्लैब्स नहीं लगाओगे। मतलब सर 2.5 लाख तक जीरो होगा उसके बाद हम लोग निकालेंगे, नहीं भाई, वहां पे स्लैब रेट से एप्लीकेबल नहीं है। लॉटरी के कमाई पे गवर्नमेंट बोलती है फ्लैट 30% टैक्स एप्लीकेबल है। मतलब टैक्स कितना होगा 10 लाख पे? हाँ, पूरा बताओ, पूरा बताओ। मतलब आपको एजुकेशन सेस भी जोड़ना है, वो हर बार आपको कोई याद नहीं दिलाएगा। 3,12,000 टैक्स का अमाउंट हो जाएगा। आर यू गेटिंग दी पॉइंट? ठीक है बच्चों, मतलब लॉटरी की कमाई को गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पे स्लैब रेट से एप्लीकेबल नहीं है। समझी बात? डायरेक्टली आपको जो भी आप कमा रहे हो उस पर टैक्स लग जाएगा। ठीक है अच्छा, इवन कोई अगर कौन बनेगा करोड़पति में जाके 1 करोड़ का प्राइज मनी जीत रहा है तो करोड़पति नहीं बना, वो लखपति है। क्यों? 30% टैक्स कट ही जाता है, कट के पैसा मिलता है। ठीक है, दी पॉइंट इज टैक्स बहुत हैवी होता है ये सारी कमाई पे। ओके चलो, अब सभी लोग यहां ध्यान से सुनना। मैं अभी आपको क्या कर रहा हूं, अभी आपको मैं स्पेशल रेट्स सिखा रहा हूं, किसके किसके? कैपिटल गेन्स के और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के। एक बार ये चीजें आपको समझ में आ गई, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टुडे। कैपिटल गेन का टैक्स क्रेडिट समझाना और आईओएस का टैक्स क्रेडिट समझाना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग चीज है, बट अगर आपको एक बार वो समझ में आ गया ना कि टैक्स क्रेडिट कैसे निकल रहा है उस इनकम पे, तो मेजर पार्ट वहां, मतलब टैक्स निकालने का बहुत सारा मेजर पार्ट वहां खत्म होता है। ठीक है चलो बच्चों, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, आपको कुछ नहीं करना अभी। यहाँ पे आपको पहले ये बेसिक एक चीज समझना है। एवरीवन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, कैपिटल गेन्स किस पे लगता है ये पूरा डिस्कशन होगा जब हम लोग कैपिटल गेन्स का हेड पढ़ेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट यूनिट है जिसमें मेरा काम है आपको टैक्स कैलकुलेट करना सिखाना। इसलिए एक दो बेसिक चीजें समझा रहा हूं। कंसंट्रेशन अगर आपका किधर भी ड्रॉप हुआ, मैं सच में बता रहा हूं आपको ये नहीं समझेगा। नया सब्जेक्ट है, इसको हल्के में मत लो। जितना कॉन्सेंट्रेट करोगे उतना आपके लिए फायदा ज्यादा होगा। ठीक है सुनो, ये जो है बच्चों कैपिटल गेन्स, कैपिटल गेन्स, ये हेड में आपका इनकम कब टैक्सेबल होगा? जब आपने कोई कैपिटल एसेट को बेचा है। किसको बेचा है? अगर आप कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करते हो, ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट जो भी आप पैसे कमा रहे हो ये कौन से हेड में आएगा? कैपिटल गेन्स में आएगा। ठीक है, अब सर कैपिटल एसेट्स क्या होते हैं? अभी नहीं बताया मैंने। कैपिटल एसेट्स क्या होते हैं, आपके दिमाग में अगर कुछ है उसको प्लीज हटा दो, बिकॉज इनकम टैक्स में कैपिटल एसेट वर्ड को बहुत ढंग से डिफाइन किया हुआ है जो मैं अभी नहीं सिखा रहा हूं, ऑब्वियसली, बिकॉज अभी मेरा इंटेंशन है टैक्स कैसे निकालते हैं वो समझाना। गेटिंग द पॉइंट? कैपिटल एसेट क्या है ये सब हम लोग सीखने वाले हैं धीरे धीरे। कहां सीखेंगे? कैपिटल गेन्स हेड में। ठीक है अच्छा, अभी ये चीज दिमाग में रखो, कैपिटल गेन्स जो होते हैं ना, इस पे टैक्स निकालने के लिए आपको पहले ये पूछना पड़ेगा खुद को कि ये लॉन्ग टर्म गेन्स है या शॉर्ट टर्म गेन्स है। ठीक है, तो कैपिटल गेन्स को हम लोग ब्रॉडली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, या तो लॉन्ग टर्म गेन्स होंगे या तो शॉर्ट टर्म गेन्स होंगे। कुछ अंदाजा आप लगा सकते हो। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म में आपने वो एसेट को खरीदा और बेचा, इसमें टाइम गैप ज्यादा होगा क्या? टर्म मतलब टाइम,
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का मतलब क्या होता है? आइडियली कोई एसेट अगर आप खरीदने के बाद बहुत लंबे टाइम के बाद बेचते हो तो जो गेन होगा वो लॉन्ग टर्म गेन होगा। और कोई एसेट को खरीद के अगर आपने बहुत जल्दी सेल कर दिया तो ऑब्वियसली जो गेन अराइज होता है वो क्या होगा? शॉर्ट टर्म होगा। ठीक है, बट ढंग से समझा रहा हूं आपको, लॉन्ग टर्म कब होगा और शॉर्ट टर्म कब होगा, राइट? लुक एट दिस चार्ट। टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट्स। कैपिटल एसेट्स को दो पार्ट में डिवाइड करें, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। ठीक है, जनरल रूल क्या है बच्चों? देख लो यहां पे आपको ये 24 मंथ्स के टाइम फ्रेम को रेस्पेक्ट देना है। कितना मंथ्स? 24 मंथ्स मतलब कितने साल? 2 साल, 2 years। ठीक है, इफ पीरियड ऑफ होल्डिंग इज मोर देन 24 मंथ्स इट विल बी लॉन्ग टर्म। बच्चों ये वर्ड पे भी फोकस करो, मोर देन मतलब 24 मंथ से ज्यादा चाहिए। एग्जैक्ट 24 मंथ्स को लॉन्ग टर्म नहीं बोलते हैं। 24 मंथ से ज्यादा अगर आपने किसी एसेट को खरीदने के बाद में सेल किया, 2 साल के ऊपर अगर आप वो एसेट को होल्ड करते हो और 2 साल के बाद अगर आप उसको सेल करते हो तो क्या होगा? लॉन्ग टर्म होगा। ठीक है, और 2 साल के नीचे बेचा तो शॉर्ट टर्म होगा। एग्जाम्पल एग्जाम्पल सपोज 10 साल पहले मैंने कोई जगह परचेज की थी, लैंड परचेज की थी, और आज 10 साल के बाद उसको सेल करा, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म? लॉन्ग टर्म। ठीक है, अच्छा मैंने कोई जगह 18 मंथ्स पहले परचेज की थी और अभी 18 महीने के बाद में उसको सेल कराओ, शॉर्ट टर्म। इज इट इजी? ठीक है, 24 मंथ्स के टाइम फ्रेम को हम लोग कंसिडर करेंगे। उससे ज्यादा लॉन्ग टर्म होता है, उससे कम शॉर्ट टर्म होता है। अप टू 24 मंथ्स, अप टू 24 मंथ्स इज शॉर्ट टर्म। इज इट क्लियर? ठीक है, अब यहां पे नीचे कुछ एक्सेप्शन लिखा है। ये जो 24 मंथ्स का लॉजिक मैंने आपको बताया बच्चों, एक्सेप्शन में लिखा है ये कुछ एसेट्स है, लिस्टेड इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स जो लिस्टेड ऑब्वियसली, गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज, यूनिट्स ऑफ यूटीआई। व्हाट इज यूटीआई? यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ये गवर्नमेंट का एक एंटिटी है जिसमें इन्वेस्टमेंट करने पे आपको बेनिफिट मिलता है। देन म्यूचुअल फंड एंड देन जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड का कॉन्सेप्ट थोड़ा पता होगा आपको। जीरो कूपन बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करने पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ नहीं मिलता है, बट जब वो रिडीम होता है तो आपको ज्यादा पैसे मिलते हैं, रिडम्पशन पे ज्यादा पैसे मिलते हैं। ठीक है, अच्छा बच्चों इधर लॉजिक क्या लिखा है? इनके केस में टाइम फ्रेम 24 मंथ्स नहीं है, 12 मंथ्स है। 12 महीने से ज्यादा अगर आपने कोई लिस्टेड इक्विटी शेयर्स को खरीद के सेल किया है तो लॉन्ग टर्म होगा। 12 महीने तक या उससे कम को शॉर्ट टर्म बोलेंगे। ठीक है, नाउ देयर इज सम लॉजिक बिहाइंड दिस। लॉजिक क्लास में अगर आप सुनोगे तो आपका बहुत फायदा होगा। ठीक है, सुनो अच्छे से। एनीवन हु वांट्स टू ट्राई दिस? ऐसा क्यों किया है कि ये कैटेगरी को 12 मंथ्स का रखा है बेसिस और बाकी सारे एसेट्स को 24 मंथ्स का रखा है? टेल मी। क्योंकि उसके ऊपर डिविडेंड मिलना जरूरी थोड़ा है यार, जरूरी थोड़ा होता है। इजीली लिक्विडेट होता है तो ट्रेडिंग ज्यादा होती है। ठीक है, क्लोज। और थोड़ा बताओ। फ्लक्चुएटिंग है, राइट, तो करेक्ट। फ्लक्चुएटिंग तो क्या होगा? ट्वेंटी फोर मंथ्स के लिए होल्ड करेंगे तो वैल्यू में बहुत डिफरेंस आएगा। ठीक है, राइट, तो सी आई विल टेल यू द रीजन। बच्चों एक्चुअली क्या हुआ पता है? मैं बताता हूं, सुनो। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बाय इक्विटी शेयर्स and to hold them for a longer period of time versus buying land, building, gold and holding them for a very long period of time। मैं बताता हूं आपको डिफरेंस, सुनो। एक्चुअली कैसे बताएगा? आपका डीमैट अकाउंट नहीं है और आपका डीमैट अकाउंट होगा भी तो भी आपका बहुत सब्सटैंशियल इन्वेस्टमेंट उसमें नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, ना मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं यहाँ पे और एग्जैक्टली वही पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ लिखा है। दैट इज द एग्जैक्ट लॉजिक प्रिसाइसली। सुनो जैसे बच्चों, मेरा जो भी इनकम है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 95 to 90 मोर देन 95% ऑफ माई इनकम इज इन इक्विटी। ठीक है, आई डोंट बिलीव इन बाइंग लैंड, आई डोंट बिलीव इन बाइंग गोल्ड और एनी अदर एसेट फॉर दैट मैटर। मेरा मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इक्विटी में है। 95% से ज्यादा मेरा जो भी इन्वेस्टमेंट मैंने किया है वो इक्विटी में ही किया है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। कैन यू इमेजिन? अभी देख लो, मैं मेरा फोन ओपन कर रहा हूँ और मेरा जितना भी कमाया हुआ पैसा है सब इक्विटी में है और वो रोज चेंज हो रहा है, रोज चेंज हो रहा है। ठीक है, इतना फ्लक्चुएटिंग है जिसमें आई एम अ सुपर कॉन्सेंट्रेटेड इन्वेस्टर। ठीक है, मेरे पास हार्डली 10 कंपनीज होंगे और उसके वैल्यूज रोज चेंज हो रहे हैं। ठीक है, और ये भी देख लो मैं उसको कभी भी बेच सकता हूं, है ना?
ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सपोज मैंने कोई शेयर 100 रुपए में खरीदा है, ओके, और 10 दिन में वो 150 हो गया, 100 का, तो व्हाट वुड बी गोइंग ऑन इन माय माइंड, अरे यार ये 100 का 150 हो गया, इसको बेच देता हूँ, अच्छा पैसा मिलेगा, है ना। तो लोग क्या करते हैं, लोग सोचते हैं यार ये 100 का 150 हो गया, इसको सेल कर देते हैं, क्योंकि वापस नीचे भी आ सकता है, बिकॉज इट इज दैट वोलेटाइल, बिकॉज ऑफ दैट वेरी वोलेटाइल नेचर इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू होल्ड एन एसेट विच इज इक्विटी। क्यों? क्योंकि भाई उसमें बहुत ज्यादा ऊपर नीचे उतरा चढ़ा हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्रिप्टो करेंसीज या बिटकॉइन ले लो, एक एग्जाम्पल रैंडमली, जितना फ्लक्चुएशन ज्यादा इट बिकम्स डिफिकल्ट टू होल्ड दैट एसेट, ठीक है। अब एक क्वेश्चन का आंसर करो, लोग ऐसा गोल्ड या लैंड या बिल्डिंग को लेकर नहीं सोचते। आप खुद के घर का एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, जिस घर में आप रहते हो अगर वो घर आपकी फैमिली का खुद का ओन किया हुआ है, यू जस्ट डोंट गो एंड सेल दी हाउस, उसमें तो आप खुद रह रहे हो, है ना। आप गोल्ड वगैरह देख लो, इंडिया में गोल्ड वगैरह खरीदा जाता है हर साल, है ना, और हर साल खरीद के अलग अलग ओकेजन्स होते हैं और उसको बहुत लंबे टाइम तक होल्ड करते हैं ना, जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन किया जाता है। इट इज वेरी इजी टू होल्ड दैट एसेट। क्यों? क्योंकि गोल्ड या फॉर दैट मैटर कोई और दूसरे कम्युनिटी में इतना रैपिड फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा, अभी हम लोग रिसेंटली देख रहे हैं वैसे, बट बच्चों जनरली हम लोग ऐसे देखते हैं कि इक्विटी में बहुत फ्लक्चुएशन होते हैं, इसलिए इट बिकम्स डिफिकल्ट टू होल्ड इक्विटी। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला, भाई अगर आपने इसको 12 महीने से ज्यादा होल्ड कर दिया, सल्यूट टू यू, ये लॉन्ग टर्म है। 12 महीने से कम अगर आपने बेच दिया तो इसको हम लोग शॉर्ट टर्म गेन्स बोलेंगे, गेटिंग द पॉइंट और नॉट, ठीक है। तो 12 महीने से होल्ड करना इज, ट्रस्ट मी, ट्रिमेंडसली डिफिकल्ट, बिकॉज यू हैव बीन ऑब्जर्विंग दैट शेयर सिंस पास्ट 12 मंथ्स, और 12 महीने से ज्यादा आप होल्ड करके उसको सेल कर रहे हो। हाँ, म्यूचुअल फंड में भी सेम चीज है। सी आई विल एक्सप्लेन, म्यूचुअल फंड में भी वैल्यूज रोज चेंज होते हैं, और म्यूचुअल फंड में भी आप बहुत आसानी इसको बेच सकते हो। देयर आर टू थिंग्स, लिक्विडिटी एंड वोलेटिलिटी। ये बहुत लिक्विड है और बहुत वोलेटाइल है, मेरे को पैसा चाहिए, बेच दिया, अरे बिल नहीं करोगे। मैंने पिछले 8 साल से जो मेरा म्यूचुअल फंड एसआईपी था, आई सोल्ड इट इन 1 डे। जमीन बेचना इतना ईजी है? बताओ मेरे को, है ना। 10-20 साल पुराना जमीन है, आपको एक दिन में बेचना इतना ईजी है? यू कैन नॉट जस्ट स्नैप योर फिंगर एंड सेल द लैंड। अरे भाई सामने बायर रेडी होना चाहिए, बायर आपको धीरे धीरे पैसे देगा, निगोशिएशंस होते 4-6 महीने तक, या ऐसा कुछ भी नहीं है। कितना ईजी लिक्विडेट करना, तो लिक्विडेट करना इजी, इस चक्कर में लोग जल्दी ही सेल भी कर देते हैं, समझा। तो ये लॉजिक मैंने बताया, ये सारा जो एसेट क्लास है ए कैटेगरी में जो लिखा है एक्सेप्शंस में, ये सब के लिए 12 मंथ्स का टाइम फ्रेम है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस नाउ, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, नॉर्मल एसेट्स अपार्ट फ्रॉम दीज वोलेटाइल एसेट्स, कितना है उसके लिए टाइम फ्रेम? 24 मंथ्स। 24 मंथ्स तक होल्ड किया शॉर्ट टर्म, उससे ज्यादा लॉन्ग टर्म। बट अगर बाकी सब कैटेगरी हम लोग देखेंगे, ये वोलेटाइल एसेट क्लास, इसके लिए क्या है? 12 मंथ्स का टाइम फ्रेम है। समझ में आया? बोलो। चलो बच्चों, इसमें एक चीज और बता रहा हूं, ये सिर्फ लिस्टेड के लिए लिखा है, ठीक है। तो एग्जाम में अगर अनलिस्टेड कैटेगरी आ गया, अनलिस्टेड के लिए 24 मंथ्स का टाइम फ्रेम है। व्हाई? आई विल एक्सप्लेन। मैं एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। एनएससी के शेयर्स मैं बहुत टाइम से आपको बोल रहा हूं, शायद मेरे पास बहुत टाइम से है, मैंने लिए हुए 2020 में लिया था, अभी तक बेचा नहीं। रीजन कोई बता सकता है मैंने क्यों नहीं बेचा होगा? वेरी ऑब्वियस रीजन इज दैट कि ये अनलिस्टेड मार्केट में अगर आप कोई शेयर परचेस करते हो, वो इजीली बिकता नहीं है, ठीक है। सेकेंडली, अनलिस्टेड मार्केट से जब लिस्टेड मार्केट में उसका लिस्टिंग हो जाता है, लिस्टिंग के बाद 6 मंथ्स तक शेयर लॉक होता है, 6 महीने तक तो सेल ही नहीं कर सकते हो। बिकॉज ऑफ दीज रीजंस अनलिस्टेड कैटेगरी को भी 24 मंथ्स का टाइम दिया है, क्योंकि अनलिस्टेड में भी लिस्टेड जैसा रोज प्राइस चेंज नहीं होता है। लिस्टेड में रोज भाव क्या हो रहा है आप बहुत इजीली चेक कर सकते हो। कैसे? स्टॉक एक्सचेंज पे जाओ, बीएससी एनएससी शेयर का प्राइस चेक कर लो, हर सेकंड चेंज हो रहा है वो। अब कल मंडे से वापस कोई अगर मार्केट ओपन करके देखता है 9:15 शेयर का भाव चेंज हो गया। दिस डजंट हैपन इन अनलिस्टेड। अभी एनएससी के शेयर के प्राइस आप देखो, आपको दिखेगा नहीं रोज के प्राइसेस क्या है। रोज ऐसा वोलेटाइल मार्केट नहीं होता है वहां पे, अनलिस्टेड में रोज ट्रेडिंग नहीं होता है वहां पे, ठीक है। वॉल्यूम बहुत कम होता है, बिकते भी नहीं है। गलत शेयर अगर आपने परचेस कर लिया अनलिस्टेड मार्केट में, वो बिकेगा भी नहीं, क्योंकि कोई खरीदने वाला ही नहीं है, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड ही नहीं हो, कहां बेचोगे आप उसको? ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शंस होते हैं, सब भरोसे पे काम होता है। सो दैट इज द रीजन अनलिस्टेड को भी 24 मंथ्स का टाइम फ्रेम है। बच्चों ये देख लो अच्छे से, मैं फिर से बता रहा हूं, ये जो मैं आपको जो बता रहा हूं ना लॉजिक, और इस लॉजिक के पीछे हम लोग जो टाइम और एनर्जी लगा रहे हैं, इसका पर्पज है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, ताकि जब भी आप पढ़ो आपको एकदम अच्छे से क्लैरिटी से समझे। इनकम टैक्स में बहुत जगह मैं आपको ऐसे हेल्प करते जाऊंगा कि ऐसा ही क्यों बना है टैक्स का लॉ, ठीक है। 24 मंथ्स
नॉर्मल एसेट्स के लिए, reduced to 12 months for those asset class जहां पे लिक्विडिटी और वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, जैसे कि पूरा लिस्टेड यूनिवर्स, फिर आपके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, यूटीआई, यूनिट्स ऑफ यूटीआई, म्यूचुअल फंड, ये सब ज्यादा लिक्विड एसेट है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे 12 मंथ्स का टाइम फ्रेम रखा है, या तो लिक्विड है या तो गवर्नमेंट उसको प्रमोट करे खुद के यूनिट्स को, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू प्रमोट इट। 12 महीने से ज्यादा लॉन्ग टर्म, 12 महीने से कम शॉर्ट टर्म। अच्छा, प्रमोट कैसे होगा वही बता रहा हूं, सुनो। शॉर्ट टर्म गेन्स पे आप अंदाजा लगाओ, आपका क्या दिमाग चल रहा है बताओ, शॉर्ट टर्म गेन्स पे टैक्स क्रेडिट ज्यादा होगा कम होगा? क्यों ज्यादा? भाई आपने फटाफट भेज दिया, आप पे पेशेंस ही नहीं है। गवर्नमेंट रिवॉर्ड्स पेशेंस, है ना, जो बहुत लंबे टाइम तक होल्ड करके सेल करता है। गवर्नमेंट बोल रहे हैं अरे वाह तूने लॉन्ग टर्म होल्ड किया, तेरा अच्छा वेल्थ क्रिएट हुआ, हम तेरे को टैक्स कम लगाएंगे, ठीक है। शॉर्ट टर्म गेन्स फटाफट कमा लिया, फटाफट टैक्स भी भर, माइंडसेट वैसा रखो। शॉर्ट टर्म गेन्स पे टैक्स क्रेडिट ज्यादा होता है, लॉन्ग टर्म गेन्स पे टैक्स क्रेडिट कम होता है। यहां तक सब लोग मेरे साथ हो क्या बच्चों, बताओ? ठीक है, चलो, अगर ये आपको समझ में आ गया तो अब नेक्स्ट टैक्स का रेट क्या होता है वो समझा रहा हूं, ठीक है। सो कैपिटल गेन पे टैक्स का रेट कैसे निकालोगे? अगेन कैपिटल गेन्स को दो पार्ट में डिवाइड किया, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, ठीक है। लेट्स फर्स्ट डिस्कस लॉन्ग टर्म गेन्स पे टैक्स कैसे निकलता है। दो सेक्शन लिखे यहां पे, कौन से? 112 112 ए, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब पहले एक काम करता हूं, मैं आपको पहले 112 सेक्शन का टैक्स का रेट बता रहा हूं, ठीक है। सेक्शन 112, ओके, लिसन वेरी केयरफुली, लिसन वेरी केयरफुली। ये देख लो बच्चों, लैंड और बिल्डिंग और बोथ बाय एन इंडिविजुअल और एचईएफ बीइंग रेसिडेंट acquired before 23 July 2024. See, land और building, इंडिविजुअल या एचयूएफ ने अगर 23/7/2024 के पहले खरीदा था, एक्वायर किया था, तो इसको बेचने पे अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ तो टैक्स का रेट क्या है ये बता रहा हूं, सुनो। यहां लिखा है 20% विथ इंडेक्सेशन और 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन। लिसन वेरी केयरफुली, सुनो बच्चों, ये देख लो, ये इंडेक्सेशन क्या है, ठीक है। अभी डिटेल में नहीं बता रहा हूं मैं, आपको डिटेल में बताऊंगा जब हम लोग कैपिटल गेन्स पढ़ेंगे तब, ओके। अच्छा, वैसे एक शॉर्ट में आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं जस्ट टू हेल्प यू अंडरस्टैंडिंग एग्जैक्टली क्या लिखा है। डिटेल में तो अभी नहीं बताऊंगा, डिटेल में हम लोग कब पढ़ेंगे, कैपिटल गेन से पढ़ेंगे तब बताऊंगा, राइट। हर एक चीज का सही अप्रोप्रिएट टाइम होता है। बच्चों एक चीज मैं बता रहा हूं, सुनो अच्छे से। सी सपोज मिस्टर नाम का एक पर्सन है, इसने कोई लैंड परचेज किया था से इन 2005, और इसने लैंड परचेज किया था फॉर ₹5 लाख, ओके। अब क्या हो रहा है, 2025 में इसने जगह बेच दी है, और इसने ये जगह बेच दी है 25 लाख में, ठीक है। गवर्नमेंट क्या बोल रही है, तूने 2005 में जगह खरीदी थी और 2025 में जगह बेची। पहले कॉमन सेंस लगा के आप इतना बता सकते हो क्या कि जो लैंड इसने खरीद के बेचा है ये लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है? पहले बोलो, जो अपना रेफरेंस पीरियड है 24 मंथ्स लोगे 12 मंथ्स लोगे? लैंड के लिए 24 मंथ्स, 24 मंथ से ज्यादा है क्या? वेरी गुड, तो ये लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म है? लॉन्ग टर्म है, राइट, लॉन्ग टर्म, ठीक है। अब इसका गेन निकालो, कितने का फायदा हो गया? कितने में खरीदा था? 5 लाख, कितने में बेचा? 25 लाख, तो डिफरेंस कितना है? 20 लाख। तो 20 लाख क्या हो गया? 20 लाख क्या हो गया? कैपिटल गेन हो गया, है ना। रुको, ऐसे नहीं निकालते, ऐसा क्यों नहीं निकालना है? ये गवर्नमेंट को क्या बोलेगा, सर 2005 में मैंने 5 लाख में जो जगह परचेस की थी, 2025 में इन्फ्लेशन की वजह से जगह का भाव बढ़ेगा ही, हाँ या ना? बच्चों 2005 में जो इन्फ्लेशन था और 2025 में जो इन्फ्लेशन है ये सेम थोड़ा ना होगा यार, सेम होगा या नहीं होगा? ऑब्वियसली नहीं होगा, ठीक है। ये देख लो, मैं आपको है ना एक काम करता हूं बच्चों, आई जस्ट गिव यू स्मॉल हिंट। एक आप छोटा कैलकुलेशन भी कर लोगे ना तो देयर वुड बी नो हार्म, ठीक है। सी इसमें क्या होता है, यहाँ पे इंडेक्सेशन का एक टेबल है, और वो टेबल जो है ना, मैं आपको बस एक उसका एक रेफरेंस दे रहा हूँ। ऑब्वियसली डिटेल में अभी हम लोग ज्यादा इसको डिस्कस नहीं करने वाले,
ठीक है। सो देर इज दिस इंडेक्सेशन टेबल, और वो इंडेक्सेशन टेबल के हिसाब से पूरे कैलकुलेशंस होते हैं। सो दिस इज द टेबल। गवर्नमेंट का बोलना क्या है कि देखो 2001-2 में जो चीज की कीमत 100 रुपए थी, ठीक है, वो चीज की कीमत 2002-3 में 105 हो गई, सो ऑन एंड सो फोर्थ। दिस इज कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, ठीक है बच्चों, आपको इंडेक्स नंबर पता है शॉर्ट में, ठीक है। तो देख लो अगर ये बेस ईयर है 2001-2 और इसका इंडेक्स है 100, ठीक है, तो ओवर द इयर्स ये 100 नंबर जो है ना वो बढ़ बढ़ के देख लो कितना हो गया, 376 हो गया 25-26 में। ओके, सो अगर सपोज ये पर्सन जो है इसने क्या किया, इसने अपने एग्जाम्पल में जगह खरीदी थी 2005-6 में, कितने में, 5 लाख में, और 25-26 में इसने 25 लाख में बेचा, तो ये गवर्नमेंट को क्या बोलेगा, सर मेरा गेन 25 लाख माइनस 5 लाख नहीं है, ये 5 लाख का जो नंबर है 25-26 का, इसको एडजस्ट करो 2005-6 का, इसको 25-26 से एडजस्ट करना पड़ेगा। अब देख लो 2005-6 का इंडेक्स देख लो यहाँ पे कितना है, 2005-6 का इंडेक्स है 117, ठीक है, और 25-26 का इंडेक्स कितना है 376। तो देख लो आप खुद ही बताओ, अगर ये 117 है और ये 376 है, एडजस्ट 5 लाख टू करंट ईयर्स इंडेक्स, 16 लाख, 16 लाख, 6,837। तो ये है इसका रियल कॉस्ट, 5 लाख नहीं है। अब देख लो 16 लाख जो भी है अप्रोक्सीमेटली, इस एसेट की कीमत इतनी थी बट इसने 25 लाख में बेचा, दिस इज हिज रियल गेन। आपको बात समझ में आई क्या, क्यों, क्योंकि 5 लाख से कंपेयर करोगे तो भाई इसको तो बहुत हैवी टैक्स लग जाएगा, है ना। ऐसे इमेजिन करो 100 साल पहले एकदम कॉर्डियो में कोई जगह परचेज की थी और आज उसको बेच रहा है, तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, वो उतना गेन थोड़ा ना है उसका, वो नंबर को एडजस्ट करना जरूरी है करंट ईयर के इंडेक्स के हिसाब से, और अगर फिर भी आप ज्यादा उसको महंगे में बेचते हो, इन दैट केस वो आपका रियल गेन है। तो बेसिकली 16 लाख की चीज को 25 लाख में बेचा है, तो जो डिफरेंस है ये इसका गेन है, इसको बोलते हैं इंडेक्सेशन का बेनिफिट। क्या बोलते हैं, इंडेक्सेशन का बेनिफिट, ठीक है। मेन मुद्दे पे आता है, सुनो बच्चों, ये देख लो, जो पर्सन ने इस तारीख के पहले जगह परचेज की थी, कौन सी तारीख के पहले, 23/7/2024। अच्छा अभी क्या हुआ मैं बताता हूं, लास्ट ईयर निर्मला तय आती है और ये एक कट ऑफ डेट रखती है, कौन सी कट ऑफ डेट है, 23 जुलाई 2024। इस तारीख के पहले का टैक्स का रेट थोड़ा अलग था और इस तारीख के बाद टैक्स का रेट बढ़ गया है अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। बट एक चीज बताओ बच्चों, आपके अटेम्प्ट के लिए एक बहुत बढ़िया चीज हो गई है, आपको मैक्सिमम कंफ्यूजन हट चुका है। मैं सच में बता रहा हूं, इसके पहले की बैच में दिमाग का दही हो चुका था मेरा भी और स्टूडेंट्स का भी, क्यों, क्योंकि उनको हर एग्जाम में हर क्वेश्चन में ये कट ऑफ डेट को रेस्पेक्ट देते हुए आंसर निकालना रहता था। अब ये सब हट गया है बिकॉज ये प्रीवियस ईयर हो चुका है खत्म, ठीक है। अभी फिलहाल मैं आपको सिर्फ एक ही चीज लर्न करने के लिए बोल रहा हूँ, 23/7/2024 इस तारीख के बहुत पहले अगर किसी इंडिविजुअल ने या किसी एचयूएफ ने जमीन कहीं परचेज की थी और उसको आज बेच रहा है, सपोज मैंने क्या किया, मैंने 2005 में जगह खरीदी थी और आज 2025 में मैं उसको सेल कर रहा हूं, ठीक है, तो मेरे लिए केस परफेक्टली फिट होता है। तो ऐसे केस में आपको दो ऑप्शंस दिए गए हैं टैक्स निकालने का, कैसे, या तो 20% निकालो विथ इंडेक्सेशन और 12.5% निकालो विदाउट इंडेक्सेशन। इसका मीनिंग मैं आपको बता रहा हूं, आप खुद ही यहां पे कैलकुलेट कर सकते हो। इस पे टैक्स कितना आएगा, इस पर टैक्स कितना आएगा देख लो। पहले ये बताओ, अगर मैंने इंडेक्सेशन का फायदा लिया तो 25 माइनस ये 16 लाख कितना हो रहा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 8 लाख, हाँ 99,000, 93,162। ये नंबर पे आपको टैक्स कितना लगेगा देख लो। आपने इंडेक्सेशन का फायदा लिया है क्या, या यस, इंडेक्सेशन का फायदा लिया तो आपको इस पर 20% लगेगा, इस पे 20%।
ठीक है, जो भी आ रहा है यू कैन डू दी कैलकुलेशन, ठीक है। अच्छा, बट इमेजिन करो आपको यहाँ पे टैक्स का रेट सिर्फ 12.5% अगर लगाना है, तो इन दैट केस आपको इंडेक्सेशन का फायदा छोड़ना पड़ेगा। बता सकते हो अगर मैं इंडेक्सेशन सैक्रिफाइस कर दूं तो मतलब 25 माइनस 5 लाख मेरा गेन होगा। इंडेक्सेशन नहीं लिया मैंने, 25 माइनस 5 कितना होगा, 20 लाख। तो 20 लाख के गेन्स पे मेरे को टैक्स लगेगा ओनली 12.5%। बताओ कितना होगा? हाँ, तो 2.5 लाख और ये इस पे 20%, दोनों में से लेस कौन सा है? इंडेक्सेशन वाला। तो कितना होगा वो जो भी नंबर आया उस पे फिर एजुकेशन से जोड़ो। आर यू गेटिंग दी पॉइंट? फिर से रिपीट कर रहा हूं, लेट्स नॉट कॉम्प्लिकेट दिस। ध्यान से सुनना एवरीवन, क्या बोला मैंने? एक ही ऐसा केस है जहां पे आपको थोड़ा ज्यादा फायदा मिल रहा है। कौन सा केस? फिर से रिपीट करो, 23/7/2024। इस डेट के बहुत पहले अगर सपोज कोई पर्सन ने कोई जगह वगैरह परचेस की है, ठीक है, और अभी 2025-26 में उसको सेल कर दिया, तो जो लॉन्ग टर्म गेन्स है उसके ऊपर इंडिविजुअल एचयूएफ अगर कोई जगह वगैरह खरीद के बेचता है तो उनको दो में से लोअर रेट एप्लीकेबल है। दो में से लोअर मतलब कौन सा? या तो 20% लो विथ इंडेक्सेशन, या तो 12.5% लो विदाउट इंडेक्सेशन। विच एवर इज लेसर वो आपको बेनिफिट एप्लीकेबल होगा। समझ में आई क्या बात? ठीक है। अच्छा, अब बच्चों ये देख लो, ये जो बेनिफिट मिल रहा है यहाँ पे, ये बाकी एसेट्स के लिए नहीं है, ये सिर्फ किसके लिए है? लैंड और बिल्डिंग और बोथ, जमीन और जगह जो भी आपने बेची है, ठीक है, उसके ऊपर आपको बेनिफिट मिलेगा। सिर्फ कौन सी कैटेगरी को है? इंडिविजुअल एचयूएफ, दैट्स इट। ओके। अच्छा, एक हिसाब से मैं बताऊं आपको, मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है कि ये डिसीजन गवर्नमेंट का बहुत गलत है। और ऐसा मेरे को क्यों लगता है अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा रीजन के साथ, ठीक है। अच्छा, फिलहाल यहाँ पे बाजू में आ जाओ बच्चों। लॉन्ग टर्म गेन्स अगर आपको होते हैं, ठीक है, दूसरे एसेट्स में, दूसरे एसेट्स मतलब गोल्ड बेचा, सिल्वर बेचा, है ना, या फिर और कोई दूसरा एसेट आपने बेच लिया, तो इन दैट केस आपको यहाँ पे कितना लगेगा? 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन। अच्छा, लेट मी क्लैरिफाई वन थिंग, सुनो। गवर्नमेंट ने क्या क्या पता है, ये 23/7/2024 से आगे गवर्नमेंट ने इंडेक्सेशन का फायदा छीन लिया। मेरी बात को एकदम केयरफुली सुनो बच्चों, ध्यान दो। आई नो दिस इज साउंडिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज आप ये फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, बट 100% सबको इस चीज की आदत हो जाएगी। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, आपके साल में, आपके प्रीवियस ईयर में बहुत कम कॉम्प्लिकेशंस है। यू आर वेरी लकी दैट वे, ठीक है। ऑब्वियसली ये हम आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकते ज्यादा बिकॉज लास्ट ईयर बहुत सारे अमेंडमेंट्स थे, अब वो हट चुके हैं। सुनना अच्छे से, क्या बताया मैंने? गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने पिछले साल एक अनाउंसमेंट किया और वो अनाउंसमेंट के बेसिस पे गवर्नमेंट बोल रही है हम लोग है ना इंडेक्सेशन का फायदा छीन रहे हैं आपसे। एक क्वेश्चन का आंसर करो, इंडेक्सेशन का फायदा छीन रहे हैं तो बहुत ज्यादा टैक्स लग जाएगा ना यार, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या बोल रही है बताए? डोंट वरी अबाउट दैट, हम लोग टैक्स का रेट कम कर रहे हैं। पहले टैक्स रेट कितना होता था पता है? 20% होता था ना, उसको उन्होंने गिरा के अभी 12.5 कर दिया। कितना कर दिया? तो क्योंकि टैक्स रेट कम कर दिया तो गवर्नमेंट बोल रही है भाई आपका हम लोग फायदा देख रहे हैं, 12.5% कर दिया 20 से कम करके, तो हम लोग आपसे एक फायदा छीन लेंगे। कौन सा फायदा छीन लिया? इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपसे नहीं मिलेगा। समझी बात? ठीक है। एग्जाम्पल सपोज किसी ने गोल्ड खरीदा था 1 लाख का बहुत साल पहले, ठीक है, और आज 20 लाख में बेच रहे हैं, 20 टाइम्स ज्यादा, ठीक है। मैंने बहुत साल पहले 1 लाख रुपए वर्थ का गोल्ड परचेस किया था और अभी आज बहुत साल के बाद मैं उसको 20 लाख में बेचता हूं। सपोज 20 लाख में अगर मैं सेल करता हूं तो मेरा गेन कितना हो गया? 19 लाख। ये 19 लाख का जो गोल्ड का जो लॉन्ग टर्म गेन है, इस पे मेरे को टैक्स कितना लगेगा? ओनली 12.5%। वाई? बिकॉज मैंने इंडेक्सेशन नहीं लिया है। समझा? पक्का? फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। निर्मला ताई ने क्या किया? निर्मला ताई ने बोला कि इंडेक्सेशन का फायदा अब से नहीं मिलने वाला है, ठीक है। इंडेक्सेशन का फायदा भूल जाओ, और इंडेक्सेशन का फायदा भूल जाओ, और रेट हमने कम कर दिया। कितना कर दिया? 12.5% ओनली। इज इट क्लियर? पक्का? अच्छा, बट सुनो अच्छे से, बट सेलेक्टेड केसेस को गवर्नमेंट अभी भी फायदा दे रही है। कौन से? लैंड और बिल्डिंग किसी इंडिविजुअल या एचयूएफ ने खरीदा था कौन से तारीख के पहले? 23/7/2024 के पहले, और उसको आज सेल किया, तो दो में से कोई भी टैक्स जो आपके लिए फायदे वाला है वो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। लोअर बोल रहे हैं, मतलब 20% विथ इंडेक्सेशन और 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन, विच इज लोअर। तो ये फायदा है या नुकसान है? अपना फायदा है।
कोई सोच के बताएगा इनको ये फायदा क्यों मिला? सुनो कहानी इसके पीछे भी, जितना कहानी सुनोगे उतना अच्छा। बच्चों नॉर्मली इंडिविजुअल या एचयूएफ जब भी कोई घर परचेस करता है तो वो बहुत मेहनत से करता है, ठीक है। और गवर्नमेंट जो है ना इस चीज को बहुत बढ़ावा देती है कि कोई पर्सन का खुद का घर है, खुद की प्रॉपर्टी है ना। तो इंडिविजुअल एचएफ इस कैटेगरी को अभी भी वो बेनिफिट दे रहे हैं कि अगर आपने मेहनत से कोई जगह परचेज की है, कोई बिल्डिंग परचेज की है, बहुत पहले परचेज किया था और आज उसको सेल करते हो, तो आपको आज हम लोग दो ऑप्शंस दे रहे हैं, दोनों में से जो लेस है वो टैक्स भर दो। या तो 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन, या तो 20% विथ इंडेक्सेशन, विच इज लेस। बट दिस इज ओनली फॉर विच एसेट क्लास? लैंड बिल्डिंग। इसके अलावा दूसरा एसेट क्लास अगर आपका है तो आपको अब से इंडेक्सेशन का फायदा मिलने वाला नहीं है। लॉन्ग टर्म है तो भी इंडेक्सेशन का फायदा नहीं मिलेगा, समझा? ठीक है। और आपको टैक्स क्रेडिट गिरा के कितना कर दिया? 12.5%। इज इट क्लियर? पक्का? हाँ। नहीं 23(7) का कुछ भी नहीं है, ये कभी भी खरीदो कभी भी बेचो, अब से ये रूल इसको एप्लीकेबल है। दिस 23(7) का कट ऑफ डेट इज ओनली टू बी रिमेंबर्ड फॉर दीज एसेट्स। अच्छा इसका मतलब एक और चीज है, सुनो। इमेजिन करो आज मैं लैंड या बिल्डिंग परचेस कर रहा हूं, मैं कौन हूं? इंडिविजुअल। मैंने आज कोई जमीन परचेस की है, आज मतलब इस तारीख के बाद में हो रहा है, 23(7) के बाद में, और आज खरीदने के बाद में मैं 5-6 साल के बाद बेचता हूं, तो बताओ, सोचो और बताओ। आज मैंने जगह परचेस की और 5 साल के बाद बेच रहा हूं, 2030 में बेच रहा हूं, तो मेरे को इसमें से कौन सा रेट एप्लीकेबल होगा? ये वाला या ये वाला? ये वाला अदर में आएगा वो। व्हाई? बिकॉज दिस इज ओनली इफ द एसेट वाज एक्वायर्ड बिफोर। अमेंडमेंट के पहले क्या हो, अमेंडमेंट के बाद में तो उन्होंने पहले ही बोल दिया ये नाटक अब नहीं चलेगा, अब हम आपको 12.5% लगाएंगे विदाउट इंडेक्सेशन। गेटिंग दिस और नॉट? इजी है। 24 जुलाई को भी अगर आप परचेस करते हो तो आपको ये रेट से लगेगा, बिकॉज वो अमेंड हो चुका है। बच्चों वापस क्लैरिटी दे रहा हूं, एवरीवन प्लीज लिसन। गवर्नमेंट आके क्या अनाउंस कर रही है, ध्यान से सुनो सभी लोग, ध्यान से। गवर्नमेंट ने क्या बोला? गवर्नमेंट ने बोला सी वी आर गिविंग अप द बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन, वी आर डूइंग अवे विद दिस स्कीम ऑफ इंडेक्सेशन। इंडेक्सेशन का कॉन्सेप्ट हम लोग जड़ से उखाड़ उखाड़ के फेंक रहे हैं। और क्योंकि इंडेक्सेशन का फायदा आपको नहीं मिल रहा है, आप लंबे लंबे टाइम तक 10-20 साल तक वो एसेट को होल्ड कर रहे हो और आपको इंडेक्सेशन का फायदा हम लोग नहीं दे रहे हैं, तो आपको बुरा लगेगा, बट हम आपको टैक्स क्रेडिट कम कर रहे हैं उसके लिए, है ना। तो गवर्नमेंट ने एक हाथ से बेनिफिट खींचा है तो दूसरे हाथ से बेनिफिट दिया भी है। इंडेक्सेशन का बेनिफिट ले लिया, बट उसके चक्कर में उन्होंने टैक्स क्रेडिट बहुत गिरा दिया। कितना कर दिया? 12.5%। समझा? इजी है, ठीक है। अच्छा बट इमेजिन करो कोई असेसी बोल रहा है सर हमने तो बहुत साल पहले जगह परचेस की थी, तब तो टैक्स के लॉज अलग थे। तो गवर्नमेंट बोल रही है डोंट वरी, 23(7) ये अमेंडमेंट के डेट के पहले अगर आपने एसेट परचेस किया था ये सोच के कि आपको इंडेक्सेशन का फायदा मिलेगा, तो हम आपको अभी भी वो ऑप्शन दे रहे हैं। इंडेक्सेशन का कॉन्सेप्ट सालों से चल रहा है, अभी इन्होंने छीन लिया। ऐसा नहीं हो सकता है ना कि आप रेट्रोस्पेक्टिवली पहले की भी टैक्स के लॉस चेंज कर रहे हो। इमेजिन करो मैंने 2006 में जगह परचेज की है, क्या क्या सोच के? ये सोच के कि मेरे को इंडेक्सेशन का फायदा मिलेगा, अचानक से गवर्नमेंट बोलती है इंडेक्सेशन का फायदा हमने छीन लिया, तो मेरे साथ चीटिंग हो गया। तो दैट्स वाई गवर्नमेंट बोल रही है 23(7) के पहले अगर आपने जगह परचेज की है, उसको अगर आज आप सेल करते हो, यू कैन स्टिल गेट इंडेक्सेशन। ये दोनों में से लोअर रेट आपको एप्लीकेबल है, ट्रांजिशन फेज है। 23(7) के बाद ये नाटक नहीं चलेगा। 23(7) के बाद में अगर आपने जो भी जगह वगैरह कुछ भी परचेज की है उस पर इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा, और टैक्स क्रेडिट गिर के कितना हो गया? 12.5%। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। पक्का? ठीक है। सिर्फ कौन से एसेट क्लास के लिए अभी भी बेनिफिट है इंडेक्सेशन का? 23(7) के पहले इंडिविजुअल एचईएफ ने लैंड बिल्डिंग या उसमें से दोनों में से कुछ भी अगर खरीदा है और बेचा है, आज लॉन्ग टर्म गेन्स हो गए। टू ऑप्शंस यू हैव, व्हाट आर दोस टू ऑप्शंस? 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन, 20% विथ इंडेक्सेशन, व्हिचएवर इज लेस यू कैन टेक द बेनिफिट। समझा? ठीक है, परफेक्ट। चलो अच्छा बच्चों ये कौन सा सेक्शन बताया? 1.2। ठीक है। अच्छा यहां आ जाओ, शॉर्ट टर्म गेन्स। शॉर्ट टर्म गेन्स बहुत सिंपल है। जब भी आपको शॉर्ट टर्म गेन होता है, जनरल रूल, दीज आर टैक्स एट नॉर्मल रेट्स। नॉर्मल रेट्स मतलब स्लैब रेट। देख लो ये दो चीजें समझ में आई क्या? फिर से सभी लोग यहां ध्यान दो, पूरा कॉन्सेंट्रेट करो। एक पॉइंट के बाद मैं आपको यहाँ पे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। फिर से रिपीट करो, क्या बताया मैंने? आपके कैपिटल गेन्स या तो लॉन्ग टर्म हो सकते हैं या तो शॉर्ट टर्म हो सकते हैं।
ठीक है। लॉन्ग टर्म में अगर आपका गेन कुछ होता है, सेक्शन 112 क्या बोलता है बताओ, रेट कितना है, अमेंडमेंट के बाद का रेट बताओ, 12.5% विदाउट विदाउट इंडेक्सेशन, ठीक है। बट कुछ एसेट क्लास के लिए इन्होंने अभी भी वो बेनिफिट ओपन रखा है। कौन सा एसेट क्लास? लैंड, बिल्डिंग, इंडिविजुअल एचईएफ के लिए 23/7/24 के पहले खरीद के अब अगर आप उसको सेल करते हो, यू हैव टू ऑप्शंस। व्हाट आर दोस टू ऑप्शंस? 20% विद इंडेक्सेशन, 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन, विच एवर इज लेस। क्लियर है? पक्का? अमेंडमेंट के बाद, अमेंडमेंट के बाद की कहानी क्या है? अमेंडमेंट के बाद रेट 12.5% हो गया, इंडेक्सेशन का नाटक नहीं चलेगा, ठीक है। चलो अच्छा, और शॉर्ट टर्म गेन होता है तो शॉर्ट टर्म गेन होता है तो जनरल रूल क्या है? टैक्स एट नॉर्मल रेट्स। ये दो इजी है क्या? बोलो। ओके ओके ऑलराइट। अब बच्चों यहां पे ये वाले सेक्शन पे ध्यान दो, सेक्शन 112A। एक चीज आपको पहले क्लू देता हूं, लास्ट में अगर ए अल्फाबेट आया 112A 111A, तो ये कौन सी चीज की बात कर रहा है? ये आपका लिस्टेड जो आपके इक्विटी शेयर्स है उसकी बात चल रही है, लिस्टेड यूनिवर्स की बात चल रही है, ठीक है। देख लो यहां पे, लिस्टेड शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, ठीक है। अब यहां क्या होता है, मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूं, लिसन वेरी केयरफुली। लिस्टेड इक्विटी शेयर्स का एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। बच्चों लिस्टेड इक्विटी शेयर्स में आप मेरे को बता सकते हो क्या यहाँ पे टाइम फ्रेम क्या है? 12 मंथ्स है, 24 मंथ्स है? थिंक एंड से। 12 महीने है, ओके ठीक है। तो अगर 12 मंथ से ज्यादा अगर आपने होल्ड किया तो क्या होगा? लॉन्ग टर्म होगा, ठीक है। और उससे कम है तो शॉर्ट टर्म होगा, ठीक है। लेस है तो शॉर्ट टर्म होगा, 12 मंथ से उससे ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म होगा, राइट। अच्छा, मेरा पॉइंट मैं जो बोल रहा हूं ना उसको बहुत अच्छे से सुनना सभी लोग, फुल कॉन्सेंट्रेट करो यहां पे। गवर्नमेंट बोलती है अगर आपने लिस्टेड कंपनी के शेयर्स खरीदे और बेचे, कहां से? रिकॉग्नाइज्ड रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। अच्छा, हम लोग नॉर्मली यहीं से खरीदते हैं। कौन से रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज अपने कंट्री में? गिन के दो है, एनएससी, बीएससी, ठीक है। हियर में आउट पूरा स्टोरी बता रहा हूं। जब भी आप एनएससी या बीएससी से कोई शेयर परचेस करते हो और बाद में उसको सेल करते हो, तो आपको बाइंग और सेलिंग दोनों टाइम पे टैक्स लगता है, जिसको बोलते हैं एसटीटी। एक एग्जांपल दे रहा हूं, सुनो। सपोज मैंने क्या किया, मैंने इन्फोसिस के शेयर्स परचेस किए, इन्फोसिस के शेयर्स मैंने बाई किए और मैंने इसको सेल किया। बाय करते समय मेरे को टैक्स लगता है एसटीटी, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। ऑब्वियसली टैक्स है तो किसको दे रहे हैं हम लोग टैक्स? गवर्नमेंट को। मतलब बाय करते समय मेरे को महंगा मिल रहा है क्योंकि उसमें गवर्नमेंट ने टैक्स ऑलरेडी लगा दिया, ठीक है। फिर मैं सेल कर रहा हूं, फिर इससे टैक्स लग रहा है। बच्चों ये एसटीटी क्या है बताए? एसटीटी इज द टैक्स ऑन एवरी ट्रांजैक्शन। हर ट्रांजैक्शन, हर सौदे पे, खरीद रहे हो एक सौदा कर रहे हो, बेच रहे हो एक सौदा कर रहे हो, तो खरीदते समय भी टैक्स लग रहा है और बेचते समय भी टैक्स लग रहा है। अब लोग नाराज हो रहे हैं, लोग गवर्नमेंट को क्या कंप्लेन करे पता है? सर जब हम लोग शेयर्स खरीदे आपने टैक्स लिया, जब शेयर्स बेच रहे आप वापस टैक्स ले रहे हो, तो भाई ये ऑलरेडी आपने हमसे इतना टैक्स ले लिया, तो प्लीज अब कैपिटल गेन्स पर टैक्स मत लगाओ। बात को समझने की कोशिश करना बच्चों। आई एम गोइंग इनटू द वेरी डिटेल ऑफ दिस, सुनना बहुत मजा आएगा, ठीक है। अच्छा, जो बहुत पहले की गवर्नमेंट थी ना 2005-6 की, उन्होंने लोगों की बात सुनी। गवर्नमेंट बोला अरे यार आपकी बात में दम है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया बताया? गवर्नमेंट ने बहुत पहले का टैक्स का लॉ बता रहा हूं और ये ओवर द इयर्स चेंज कैसा वो बता रहा हूं। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री का। बच्चों आज से बहुत साल पहले टैक्स का लॉ ऐसा था कि अगर आपने लिस्टेड कंपनी के शेयर्स परचेस किए, लिस्टेड कंपनी के, कहां से? स्टॉक एक्सचेंज से, ठीक है। इमेजिन समवन लाइक राकेश झुंझुनवाला जी, जिन्होंने बहुत साल पहले टाइटन के शेयर्स परचेस किए थे और उन्होंने बहुत लॉन्ग टर्म के बाद उसको सेल किया, ठीक है। अच्छा, बाय किया, सेल किया। बाय करते समय एसटीटी पे किया, सेल करते समय एसटीटी पे किया। पता है क्या था टैक्स का रेट? 0%, एग्जम्प्ट था। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स शेयर्स पे आज से बहुत साल पहले एग्जम्प्ट था, टैक्स ही नहीं लगता है। हाउ अमेजिंग। अच्छा, बहुत पहले का टैक्स का लॉ क्या था और पता है? डिविडेंड पे भी टैक्स ही लगता था। इमेजिन being in that time frame and you're earning a lot of money, you're not paying anything to the government.
राकेश झुनझुनवाला जी का जो मैक्सिमम वेल्थ क्रिएट हुआ है उनके लाइफ का, वो एक ही शेयर से हुआ है, टाइटन से। और टाइटन शेयर को उन्होंने खरीद के बेचा है, उस पे जो इतना बड़ा जो गेन हुआ है उनका, इतना मोटा तगड़ा जो उन्होंने गेन कमाया ओवर द इयर्स, जो उनका वेल्थ क्रिएट हुआ है मेजरली, उस पर टैक्स ही नहीं भरा उन्होंने। डिविडेंड दिया टैक्स फ्री, लॉन्ग टर्म गेन्स टैक्स फ्री, ऐसे ऐसे यार। बट गवर्नमेंट को पसंद नहीं आ रहा था, लालच, है ना। तो गवर्नमेंट ने क्या क्या बताया, गवर्नमेंट मतलब एग्जैक्टली किसने बताया, मैं बताता हूं आपको। अरुण जेटली जी, ही वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर, अनफॉर्चुनेट उनका डेथ हो गया। तो इनके टेन्योर में अरुण जेटली जी आते हैं और बोलते हैं ये नाटक नहीं चलेगा, लॉन्ग टर्म गेन्स पे अब से टैक्स लगेगा। उन्होंने टैक्स लगाना चालू किया 10%। कितना परसेंट? 10%। फिर आई निर्मला ताई, वो स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है, और उन्होंने बोला कि 10% बहुत कम है, दूसरे कंट्रीज में टैक्स का रेट 20-20, 15-15% है, हम लगाएंगे 12.5%। तो बच्चों इसका मतलब ये है कि 12.5% आपको ये टैक्स क्रेडिट अगेन जैसे नॉर्मल एसेट क्लास है इस पे भी लगेगा। ये बिल्कुल लोगों को पसंद नहीं आया। द डे दिस वाज अनाउंस, स्टॉक मार्केट क्रैश लाइक एनीथिंग। बजट के बाद स्टॉक मार्केट गिर गया था जब ये अनाउंसमेंट आया था। क्यों? लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि टैक्स क्रेडिट आप कम करोगे, आपने टैक्स क्रेडिट बढ़ा दिया फ्रॉम 10 टू 12.5%। कोई भी एंगल से अच्छा नहीं है ना। इनफैक्ट मैं तो इसको बहुत खतरनाक तरीके से अपोज करता हूं, राइट। बिकॉज ऑलरेडी आप एसटीडी ले रहे हो खरीदते समय भी और बेचते समय भी, और ऊपर से आपने टैक्स रेट बढ़ा दिया कम करने की जगह, राइट। सो पीपल आर नॉट लाइकिंग दिस, ओके। तो बट जो है वो है, जहर है जीवन तो पीना ही पड़ेगा। तो यहाँ लिखा है बच्चों 112A, क्या लिखा है यहाँ पे, लिस्टेड यूनिवर्स में आपने एसटीडी अगर पे किया बोथ एट द टाइम ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, ठीक है, और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो, टैक्स क्रेडिट कितना है 12.5%। अच्छा यहाँ पे एक बेनिफिट है, आपको हर साल 1.25 लाख रुपीस तक का एग्जम्पशन गवर्नमेंट ने दिया है, थोड़ा खुश करने के लिए। कितने का? 1.25 लाख का। मतलब अगर मैं हर साल लॉन्ग टर्म गेन्स को सेल करके लॉन्ग टर्म गेन्स कमाता हूं, तो मेरे को शेयर्स का जो लॉन्ग टर्म गेन्स है ये वाला, ठीक है, 112A वाला, ये इस पे मेरे को कितने का एग्जम्पशन मिलेगा, 1.25 लाख का एवरी ईयर, हर साल का, ठीक है। सो यहाँ पे टैक्स प्लानिंग की जा सकती है, हर साल मैं थोड़ा थोड़ा मेरा लॉन्ग टर्म गेन्स बुक करके 1.25 लाख रुपीस तक का एग्जम्पशन एवरी ईयर आई कैन अवेल। ओके, क्लियर है क्या? वापस देख लो अच्छे से। यहाँ पे क्या बताया मैंने, 112A में ये जो लिस्टेड यूनिवर्स है जहां पे आपने एसटीडी पे किया, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज से खरीद के आपने सेल किया है, तो आपको टैक्स क्रेडिट कितना है 12.5%, और एग्जम्पशन कितना मिल रहा है 1.25 लाख रुपीस का एग्जम्पशन हर साल मिलेगा। हाँ क्या बोल रहे हो? किसको ट्रांसफर किया? घर वालों को ट्रांसफर किए? मैं बताता हूँ आई एक्सप्लेन दिस। अभी इसका सही टाइम नहीं है। घर वालों को अगर आप ट्रांसफर करते हो तो एग्जम्प्ट होता है, गिफ्ट एग्जम्प्ट होता है, रिलेटिव को दिया है तो। अब इसको कॉम्प्लिकेट मत करो प्लीज, आई एक्सप्लेन दिस। अलग से टैक्स प्लानिंग का मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। अच्छा बच्चों, ये आपको समझ में आया कि जल्दी से बता दो इसका मतलब क्या है? मतलब इक्विटी शेयर्स को भी आप एट पार रेट लगा रहे हो, कितना 12.5%। सिर्फ एक फायदा है क्या, हर साल का आपको कितने का बेनिफिट मिलेगा, 1.25 लाख का हर साल का आपको एग्जम्पशन मिलेगा। इज इट क्लियर? बोलो, ठीक है। अच्छा, और अगर सपोज यही आपका इक्विटी का गेन्स शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म गेन्स कब होगा इक्विटी का, 12 महीने के अंदर आपने इक्विटी शेयर्स को खरीद के भेज दिया, तो आपको टैक्स क्रेडिट ज्यादा होगा या कम होगा? आप पहले अंदाजा लगाओ। 12.5% लॉन्ग टर्म के लिए बोल रहे हैं, शॉर्ट टर्म के लिए ज्यादा होगा। तो यहां पे इन्होंने शॉर्ट टर्म गेन रखा है 20%। कितना किया है ये देख लो, यहां पे ये वाला पढ़ना है आपको। ये शॉर्ट टर्म में कौन सा सेक्शन है, 111A। बच्चों एक बार वापस बता रहा हूं, लास्ट में ए आया मतलब ये लिस्टेड यूनिवर्स की बात चल रही है, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे जो आप खरीद के बेच रहे हो, एसटीटी वगैरह लग रहा है ना। तो 111A में क्या बोल रहा है इन्होंने, लिस्टेड शेयर्स इक्विटी वगैरह जो है, जैसे 112A का जो था कॉन्सेप्ट वैसे ही 111A का है, बट 111A किसके लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। तो शेयर्स के ऊपर शॉर्ट टर्म गेन्स पर टैक्स कितना लगेगा, 20%। कितना था पहले लॉन्ग टर्म पे 12.5%, बढ़ा के कितना कर दिया 20%, ठीक है। बच्चों पीपल आर नॉट लाइकिंग दिस एट ऑल। क्यों? आपको बताओ, पहले शॉर्ट टर्म पे कितना था, ये 20% जो अभी हुआ है ना, पहले 15% था, और लॉन्ग टर्म पे 10% था। लॉन्ग टर्म का 10 बढ़ा के 12.5 कर दिया, और शॉर्ट टर्म का 15 बढ़ा के 20 कर दिया। लोग बिल्कुल इसको अच्छे से नहीं ले रहे, और स्टॉक मार्केट बहुत बुरी तरीके से गिरा था जिस दिन ये अनाउंसमेंट आया था।
क्लियर? ठीक है। अच्छा, मैं आपको समरी बता रहा हूं ताकि आपका कुछ भी कंफ्यूजन ना रहे। ये देख लो एवरीवन, कैपिटल गेन्स डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट में, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म को भी दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है। एक है आपका स्पेशल केस, कौन सा है? इंडिविजुअल, हाँ 112 में ही बता रहा हूं मैं एक्चुअली। इंडिविजुअल 112 को दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा ना। 112 में फर्स्ट पार्ट क्या है? इंडिविजुअल एचजीएफ है 23/7/24 के पहले इन्होंने अगर कोई लैंड या बिल्डिंग परचेज किया था तो इनको रेट क्या है? दो ऑप्शन है, 20% विथ इंडेक्सेशन, 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन, ठीक है। अच्छा, और बच्चों 112 में अदर एसेट्स पे कितना है? अदर एसेट्स पे अमेंडमेंट के बाद क्या हो गया? 12.5% विदाउट विदाउट इंडेक्सेशन। ये क्लियर है? अच्छा, फिर इसमें एक और सेक्शन है 112A। लास्ट में ए है, मतलब किसकी बात चल रही है? ये लिस्टेड यूनिवर्स की बात चल रही है, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे जो लिस्टेड है, जहां पे आपने एसटीडी बाय और सेल करते समय पे किया। इसका रेट कितना है? सेम कर दिया 12.5%। और इधर भी ऑब्वियसली इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा आपको, इंडेक्सेशन कॉन्सेप्ट ही हट गया है। इंडेक्सेशन का कॉन्सेप्ट हट चुका है अभी, ठीक है। इंडेक्सेशन का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, बट यहां पे एक बेनिफिट आपको मिल रहा है, 1.25 लाख रुपीस का हर साल आपको इनकम से एग्जाम्पशन मिलेगा। इज इट क्लियर? ठीक है। अच्छा, आ जाओ, शॉर्ट टर्म के दो ब्रांचेस है। नॉर्मल नॉर्मल रेट्स क्या होंगे आपके? स्लैब रेट्स। स्लैब रेट्स, गोल्ड खरीदा बेचा 24 मंथ्स के अंदर, शॉर्ट टर्म गेन्स स्लैब रेट्स। कोई भी एसेट खरीदा बेचा, जमीन खरीदा बेचा, शॉर्ट टर्म गेन्स हो गए, क्या लगेगा? स्लैब रेट लगेगा बच्चों। बट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स अगर आपका लिस्टेड यूनिवर्स है, ठीक है, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज वाला, एसटीटी बाय और सेल करते समय पे किया आपने, तो यहां पे सेक्शन है 111A। फिर से रिपीट कर रहा हूं कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए, लास्ट में ए अल्फाबेट है, मतलब वो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज की बात चल रही है ना। यहां का रेट कितना है? 20%, ठीक है, पक्का। फिर से रिपीट कर रहा हूं, रेट्स कौन से लर्न करने आपको आइडियली ध्यान से सुनो। लॉन्ग टर्म गेन्स अमेंडमेंट के बाद में 112 में 112 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन। लॉन्ग टर्म गेन्स 112A वाला 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन, 1.25 लाख का एग्जामिशन हर साल का। शॉर्ट टर्म गेन्स नॉर्मल रेट, नॉर्मल स्लैब रेट। शॉर्ट टर्म गेन्स 111A वाला 20%, ठीक है। एकदम समरी बताओ तो आप बस इतने रेट्स लर्न करो, 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 112A, 1.25 लाख का एग्जम्पशन। नॉर्मल रेट्स शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 20% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A। 1, 2, 3 and 4, दिस इज वेरी शॉर्ट समरी ऑफ व्हाट आई टॉट राइट नाउ, ठीक है, दिमाग में रख सकते हो। देख लो, फिर से बता रहा हूं, लॉन्ग टर्म गेन्स हुए, ये लॉन्ग टर्म गेन्स कौन से सेक्शन के? 112 के। 112A लग गया, मतलब कौन सी चीज की बात चल रही है? रिकॉग्नाइज्ड वाला जो है एसटीडी, जहां पे आपने पे किया है, उस चीज की बात चल रही है ना। तो देख लो, ये चार चीजें आपको दिमाग रखना है। इज इट क्लियर? ठीक है बच्चों, कैन यू जस्ट राइट अ शॉर्ट समरी? शॉर्ट समरी वैसे मतलब लिखने की जरूरत नहीं, बट स्टिल वहां पे लिख दो, समरी ऑफ टैक्स ऑन कैपिटल गेन्स। चार्ट तो मतलब ये मैं आपको प्रिंट देने वाला हूँ। नहीं, चार्ट मत लिखो, विल मेक इट मोर कॉम्प्लिकेटेड ना, जस्ट राइट ऑन द समरी। समरी लिखो बस। 27 का कुछ भी खरीदो 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन, ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं। बट ऐसा भी हो सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है
कि किसी इंडिविजुअल ने 2005 में खरीदा था और अभी बेच रहा है 2025-26 में, इन दैट केस आपको दो ऑप्शंस देने पड़ेंगे उसको। लिखा क्या? इसको मतलब दिमाग में सिंपल रखो, ये चार चीजें आपको हमेशा याद रखनी है ना। फिर से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या आप बता सकते हो लॉन्ग टर्म गेन्स हुए 112 वाला क्या रेट लगाओगे? सोचो बोलो, लॉन्ग टर्म गेन्स हुए 112 वाला 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन, ठीक है। अच्छा, लॉन्ग टर्म गेन्स हुए 112 ए वाला 12.5% ही है, बट एग्जामिशन वहां पे मिल रहा है हर साल 1.25 लाख रुपीस का, ठीक है। शॉर्ट टर्म गेन्स, शॉर्ट टर्म गेन्स, सिर्फ शॉर्ट टर्म गेन्स बोला, नॉर्मल रेट्स, नॉर्मल रेट्स, शॉर्ट टर्म गेन्स अंडर 111 ए 20%। 111 ए मतलब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? लिस्टेड शेयर्स को आपने एक साल के अंदर खरीद के अगर सेल कर दिया तो वहां पे 20% टैक्स लगेगा। इज इट क्लियर? बोलो। अच्छा, कैन यू टेल मी, दिमाग लगा के बताना, ये शॉर्ट टर्म गेन्स नॉर्मल रेट के हिसाब से ये ज्यादा बेनिफिशियल है 20% ज्यादा बेनिफिशियल है? किस पे डिपेंड करता? अमाउंट कितना है, राइट। क्योंकि अगर सपोज आप 20-30 लाख रुपए कमा रहे हो तो शॉर्ट टर्म गेन्स में 30% टैक्स ब्रैकेट में जा रहा है। सपोज किसी का 30 लाख रुपीस का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ, नॉर्मल स्लैब रेट्स 10 लाख तक का के ऊपर का 30% में जा रहे हैं वो, और यहाँ पे 20% ये फ्लैट। सो बहुत जो रिच लोग हैं उनको शॉर्ट टर्म गेन्स 111 ए का सस्ता होगा कंपेयर टू शॉर्ट टर्म गेन्स जो नॉर्मल रेट के हिसाब से लग रहा है, ठीक है। अरे बोलो, समझा सबको? बच्चों देख लो फिर से, दिस इज दी समरी, ओके। अच्छा, एक थंब रूल बता रहा हूं, थंब रूल, ठीक है, देन विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक। थंब रूल ये कि, हाँ, एक 5 मिनट का ब्रेक देता हूं, फिर वापस कंटिन्यू करेंगे 10:15 तक। हाँ, फिर 10:30 तक, 10:30 से आगे आपका नया लेक्चर स्टार्ट होगा। अच्छा सुनो, मैं क्या बता रहा हूँ, एवरीवन प्लीज लिसन, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। अब बोलो हेड्स ऑफ इनकम। हेड्स ऑफ इनकम क्या क्या है? सैलरीज, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, राइट, ठीक है। इसके टोटल को क्या बोलेंगे? ग्रॉस टोटल इनकम। इसमें से क्या माइनस करते हैं? डिडक्शंस। डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 से, फिर क्या आएगा? नेट टोटल इनकम। स्पेशल रेट वाले जो इनकम है, कैपिटल गेन्स के कुछ है, अदर सोर्सेस के कुछ है। अदर सोर्सेस के कौन से है? लॉटरी, गैम्बलिंग वगैरह, है ना। वो लॉटरी गैम्बलिंग वगैरह पे कितना लग रहा है? 30%। और कैपिटल गेन्स पे अभी अभी हमने पढ़ा ना, ठीक है, लॉन्ग टर्म गेन्स पे 112 वाला, 112 वाला 12.5%, 112 ए वाला वो भी 12.5% है, बट वहां पे 1.25 लाख का बेनिफिट माइनस करना याद रखना है, ठीक है। शॉर्ट टर्म गेन्स वो तो नॉर्मल रेट्स है, ठीक है। और 111 ए वाला 20%। मेरी बात को एकदम अच्छे से क्लियरली सुनो, जितने भी स्पेशल रेट वाले इनकम है, स्पेशल रेट मतलब 12.5, 12.5, 20, 30, ये जो स्पेशल फ्लैट रेट्स लग रहा है जहां पे आप स्लैब्स के हिसाब से नहीं निकाल रहे हो, बात को सुनना अच्छे से, रिपीट कर रहा हूं फिर से, जितने भी स्पेशल रेट वाला इनकम है ना, उसमें से ये डिडक्शंस माइनस नहीं होते। डिडक्शंस जो आप माइनस करते हो, सपोज मैंने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम खरीदा है या फिर जो भी मेरे को डिडक्शन मिल रहा है, वो डिडक्शन सिर्फ नॉर्मल स्लैब रेट के हिसाब से जो आपका इनकम टैक्सेबल होता है उसमें से ही माइनस होना है। सैलरीज कमाए माइनस करो क्योंकि नॉर्मल रेट के हिसाब से होता है, बिजनेस इनकम है माइनस कर लो, हाउस प्रॉपर्टी माइनस कर लो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माइनस कर सकते हो क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सिर्फ नॉर्मल रेट्स के हिसाब से होता है, उसमें से माइनस होता है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में डिविडेंड से कमाया, नॉर्मल रेट माइनस कर सकते हो, ठीक है। बट जो स्पेशल रेट वाली कमाई है उसमें से कुछ भी माइनस नहीं होता है भाई। स्पेशल रेट वाला मतलब कौन सा? देख लो, ये 12.5%, 12.5%, 20%, 30%, ये स्पेशल रेट वाली आपकी जो कमाई है, इसमें से कभी भी डिडक्शंस माइनस नहीं करना है, ठीक है। ये ऑलरेडी यहां लिखा है मैंने, चेक कर लो,
क्या लिखा है? नो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A शैल बी अवेलेबल। यहां स्टार किया है क्या? यहां चेक कर सकते हो आप कहां मैंने स्टार किया है। 20% के ऊपर स्टार किया है, स्पेशल रेट है। 12.5 स्पेशल रेट है, 12.5 स्पेशल रेट है। ठीक है, यहां पे 12.5 स्पेशल रेट है। इधर टैक्स एट नॉर्मल रेट्स, मतलब ये स्पेशल रेट्स नहीं है, यहां स्टार नहीं किया मैंने। ठीक है, यहाँ पे 20% में स्टार किया। जो भी आपके फ्लैट रेट है इसके ऊपर आपको डिडक्शन माइनस नहीं करना है, लिखा है ऑलरेडी। ठीक है, नोट्स पढ़ो ना। फर्स्ट पॉइंट, नो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A शैल बी अवेलेबल। इज इट क्लियर? बोलो, समझा क्या? ठीक है, ऑल राइट बच्चों, ब्रेक लेना है क्या? कि एक चीज बता के फिर ब्रेक दूं? एक चीज बताया तो फिर ब्रेक के बाद उसको रिवाइज भी कर सकते हैं हम लोग। 2 मिनट, 2 मिनट। बेनिफिट ऑफ अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जामिनेशन लिमिट इज अलाउड टू रेसिडेंट इंडिविजुअल और एचएफ। लिसन, अच्छे से सुनो। एक सिंपल मैं आपको यहां पे एग्जांपल हाइपोथेटिकली क्रिएट कर रहा हूं। सपोज मिस्टर ए नाम का एक पर्सन है। अब क्योंकि कैपिटल गेन के रेट्स आपको सबको पता है, आपने अभी समरी भी लिखा है, कंफ्यूजन हो तो आप चेक भी कर सकते हो। ओके, तो आपको आंसर करना है। मिस्टर ए नाम का एक पर्सन है, आपका जो प्रीवियस ईयर 25-26, इस प्रीवियस ईयर में मान लो इसका 112 वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है से 10 लाख का। दैट्स इट, इसका टैक्स निकालो। किस पे हुआ? मतलब सिर्फ 112 लिखा है, लैंड बिल्डिंग अज्यूम मत करो, कुछ नहीं लिखा है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10 लाख का है, सीधा सीधा निकालना है। 112 में लैंड बिल्डिंग 23/7 के पहले का ऐसा कुछ अज्यूम मत करो, कुछ लिखा नहीं ना मैंने। 112 सीधा बोला तो आप रेट क्या लगाओगे? क्या रेट लगाओगे? 12.5%। हाँ, मेरे को है ना, आप जो आंसर बोलोगे ना, आपका फाइनल आंसर सेस वगैरह जो भी है जोड़ जाड़ के सब बोलो। 1,30,000 सबका आ रहा है? 1,30,000 सबका आया क्या? बोलो। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, अच्छे से बात को समझना। बच्चों, जब भी आप टैक्स निकालते हो, टैक्स निकालते हो तो यहां पे ये एसएससी क्या बोल रहा है, बहुत अच्छे से सुनो। सी, ये एसएससी बोल रहा है सर मेरा इनकम 10 लाख का है। ये कौन सा है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर विच सेक्शन? 112। ठीक है, इस पे टैक्स रेट कितना है? 12.5% फ्लैट। ओके, अच्छा बच्चों एक चीज बताओ, एक चीज बताओ, आपका जो स्लैब रेट जो होता है, स्लैब रेट में एक नॉर्मल पर्सन को बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट कितने का मिलता है? 2.5 लाख। ठीक है, लिसन, तो बिकॉज इसका नॉर्मल इनकम कुछ है ही नहीं। नॉर्मल इनकम कुछ है क्या? नहीं है। तो नॉर्मल इनकम कुछ नहीं है, नॉर्मल इनकम पे आपको कितने तक माफ था? 2.5 लाख तक माफ था। तो वो जो 2.5 लाख का जो पूरा जो लिमिट इसका बच गया है, जो इसको यूज करने मिला नहीं, बिकॉज इसका नॉर्मल इनकम ही नहीं है जो नॉर्मल स्लैब रेट के हिसाब से हम लोग निकाल रहे हैं। इसका सब फ्लैट रेट है ना, यहाँ पे फ्लैट रेट कितना लग रहा है? 12.5%। ये गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करता है, बोलता है सर मेरा नॉर्मल इनकम अगर रहता था तो आप मेरे को 2.5 लाख तक माफ करते थे ना, तो जो पूरा 2.5 लाख का जो लिमिट मेरा बच गया है इसमें से मेरे को 2.5 लाख माइनस करके बैलेंस इनकम पे 12.5% लगाओ। दिस इज कॉल्ड एज अन अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। फिर से क्लैरिफाई कराओ, सुनो अच्छे से बच्चों। नॉर्मल इंडिविजुअल जो होता है या नॉर्मल एचयूएफ जो होता है, उनको हम लोग बेसिक एग्जामिनेशन लिमिट कितने का देते हैं? 2.5 लाख का देते हैं। ठीक है, इस केस में 2.5 लाख का बेनिफिट ये बेचारा यूज नहीं कर पा रहा है। क्यों यूज नहीं कर पा रहा है आप लोग बताओगे? क्योंकि नॉर्मल इनकम ही नहीं है। नॉर्मल इनकम में से हम लोग 2.5 लाख तक माफ कर देते हैं, बट इसका नॉर्मल इनकम है ही नहीं यहाँ पे। तो ये गवर्नमेंट को क्या रिक्वेस्ट करता है, सर मेरा पूरा 2.5 लाख का लिमिट बच गया है, वो यूज ही नहीं हुआ है, एग्जॉस्ट नहीं हुआ है, लेट मी यूटिलाइज दैट 2.5 लाख का बेनिफिट फ्रॉम हियर। चलेगा? चलेगा। अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जामिनेशन माइनस करके फिर टैक्स निकालो। मतलब 10 लाख पे 10 लाख में से पहले 2.5 लाख माइनस कर दो, क्योंकि 2.5 लाख तक तो बेसिक एग्जामिनेशन लिमिट ही उसका, माइनस करके फिर टैक्स निकालो। हाँ, 2.5 लाख में से 2.5 लाख माइनस करो, कितना है? कितना है?
7.5 लाख, 7.5 लाख पे अब आपको फ्लैट 12.5% लगाना है। फ्लैट कितना आ रहा है? एजुकेशन सेस ऐड करके बोल रहे हो, तो बेसिकली आपको ऐसे करना है, 2.5 लाख अनएग्जॉस्टेड लिमिट माइनस करना है, कितना बचा? 7.5 लाख। 7.5 लाख पे अब फ्लैट 12.5% लगाओ। इसका 12.5% बताओ। 93,750, इस पे 4% सेस जोड़ो, फाइनल आंसर 97,500। समझ में आया क्या सबको? हाँ है ना? इज इट क्लियर? ओके, 2 मिनट रुक जाओ। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कॉन्सेप्ट दिमाग में तो घुसने दो यार। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112, अगर सपोज कोई पर्सन का है से 6 लाख और इसने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है 1 लाख का, बताओ टैक्स डिडक्शन माइनस होगा? क्यों नहीं होगा? डिडक्शन माइनस स्पेशल रेट ऑफ इनकम से नहीं होता है। वेरी गुड, तो ये 1 लाख को इग्नोर करो, 6 लाख पे निकालो। पहले इस पे रेट कितना है? रेट कितना है? 12.5%, ठीक है। अनएग्जॉस्टेड लिमिट बच रहा है, क्यों नहीं बोल रहे हो यार? अनएग्जॉस्टेड लिमिट पूरा 2.5 लाख का बच गया, क्योंकि नॉर्मल इनकम ही नहीं है ना इसका, तो 2.5 लाख का जो लिमिट है वो पूरा इसमें से माइनस करो। 6 लाख माइनस 2.5 लाख, 4.5, 4.5 पे टैक्स निकालो। हाँ, रीबेट नहीं मिलेगा। रीबेट कब मिलता है? जब नेट इनकम 5 लाख से नीचे, 5 लाख से ज्यादा नेट इनकम 6 लाख है, रीबेट माइनस नहीं करना है। हाँ, जो भी आंसर है वो आंसर है। बच्चों विल स्टॉप हियर फॉर अ स्मॉल ब्रेक, ब्रेक के बाद इसको डिस्कस कर रहे हो। 5 मिनट से ज्यादा नहीं है, पानी पी के आओ बस। आई नो। अच्छा बच्चों, लिसन, ये देखो, जस्ट अ शॉर्ट रिवीजन बिफोर वी स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस, ठीक है? अभी तक मैंने आपको क्या बताया? जो अपनी 5 हेड्स ऑफ इनकम है, उसमें सबसे फर्स्ट सैलरीज लिखा था, फिर लिखा था प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, फिर लिखा था हाउस प्रॉपर्टी, फिर कैपिटल गेन्स एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। टोटल करने पे मिलता है ग्रॉस टोटल इनकम, इसमें से माइनस करो डिडक्शंस, डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A, फिर आपको मिलेगा नेट टोटल इनकम, फिर इस पे आप टैक्स निकालते हो, राइट? अच्छा, द पॉइंट इज, अभी मैंने आपको आज के लेक्चर में ये सिखाया है कि कैपिटल गेन्स पे जो टैक्स है उसका निकालने का तरीका थोड़ा अलग है। इस पे डायरेक्टली नॉर्मल रेट्स हर जगह हर बार एप्लीकेबल नहीं होते, ठीक है? तो कैपिटल गेन्स में डिपेंड करता है कौन से टाइप का कैपिटल गेन है, उसके हिसाब से आपका रेट चेंज होगा, राइट? सो कैन यू आंसर कैपिटल गेन्स या तो लॉन्ग टर्म होंगे या तो शॉर्ट टर्म होंगे। लॉन्ग टर्म में अगर 112 वाला केस है और 112A वाला केस है, बताओ 112 वाला केस कुछ भी नहीं लिखा है, सिर्फ 112 वाला लिखा है, तो आप क्या रेट लगाओगे? 12.5%, ठीक है। और 112A लास्ट में ए आया, मतलब हम लोग लिस्टेड यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे आपने शेयर को खरीद के बेचा है, एसटीडी दोनों भी टाइम पे आपने पे किया है। इफ दैट इज द केस तो आपको रेट तो 12.5% ही है, बट यहाँ पे आपको 1.25 लाख रुपीज का एवरी ईयर एग्जम्पशन मिलता है हर साल, ठीक है। शॉर्ट टर्म गेन्स अगर होता है तो जनरल रूल इज दैट शॉर्ट टर्म गेन्स आर टू बी टैक्स एट नॉर्मल रेट्स, बट इन केस शॉर्ट टर्म गेन्स 111A वाले हैं, लास्ट में ए आया, मतलब ये कौन सा है? लिस्टेड यूनिवर्स का, इधर आपका रेट बढ़ के हो जाएगा 20%। दिस इज द समरी। यहां तक किसी को कुछ डाउट है? यही आज के लेक्चर में मेजरली हमने यही पढ़ा है ना? 24 मंथ्स और 12 मंथ्स पहले वो देख के हम लोग लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म में वो डिसाइड कर रहे हैं, होगा ना? वही तो बता रहा हूं। सी, अगर गोल्ड मैंने खरीदा, एवरीवन लिसन केयरफुली, सभी लोग सुनो यहां पे, अगर मैंने गोल्ड परचेस किया और गोल्ड परचेस करके अगर मैं इसको 24 मंथ्स के अंदर सेल करता हूं तो क्या है? शॉर्ट टर्म।
तो शॉर्ट टर्म है तो फिर यहाँ पे नॉर्मल रेट लगेगा गोल्ड पे। बट अगर गोल्ड को मैंने खरीद के 24 मंथ्स के बाद सेल किया तो गोल्ड का गेन लॉन्ग टर्म हो जाएगा, तो लॉन्ग टर्म में 12.5% लग जाएगा। सो रेट्स विल चेंज डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट योर गेन इज शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। वही तो है पीरियड ऑफ होल्डिंग, इसलिए तो पहले चेक करना होता है। ठीक है। अच्छा अब बच्चों ये चीज जो इस लेक्चर में मैंने आपको समझाई है, इसमें मैं लास्ट में बस आपको 2 पॉइंट्स और ऐड करके बता रहा हूं। कौन से 2 पॉइंट्स? एक तो ये जो डिडक्शन की जो बात चल रही है, ये डिडक्शन कभी भी स्पेशल रेट वाले इनकम ना, व्हाट इज स्पेशल रेट वाले इनकम? जो फ्लैट रेट वाले होते हैं 12.5 12.5 20%, या कहीं कहीं आईओएस में 30% भी लगता है लॉटरी वगैरह की कमाई पे, है ना। फ्लैट रेट वाले इनकम से, स्पेशल रेट वाले इनकम से कभी भी डिडक्शंस माइनस नहीं होते। क्लियर है? क्लियर क्लियर ओके वेरी गुड। सेकेंड चीज मैं आपको इस एक्सप्लेन कर रहा था, लुक एट दिस लाइन, यहां पे लिखा है, इसको मैं अलग से आपको बता रहा हूं। हाँ सो द पॉइंट हियर इज बच्चों, जब भी आप टैक्स निकालोगे ना तो ये सेकेंड वाला पॉइंट भी दिमाग में रखना, बेनिफिट ऑफ अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट इज अलाउड टू रेसिडेंट इंडिविजुअल ऑब्लिक एचयूएफ। रेसिडेंट होना चाहिए। अगर एसएससी अपना रेसिडेंट है, इंडिविजुअली एचयूएफ, तो ऐसे कैटेगरीज को हम लोग अनएग्जॉस्टेड लिमिट का बेनिफिट देंगे। लेट मी जस्ट एक्सप्लेन दिस इन अ बेटर वे। सब लोग ध्यान से सुनो, आंसर आपको ट्राई करना है। ओके सपोज मिस्टर ए, ये रेसिडेंट है, ठीक है, इसका एज है 45 इयर्स, और इसका पूरे साल में सिर्फ एक ही इनकम है 112 वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का इनकम है, एंड दैट इनकम इज ओनली से ₹4 लाख। बताओ टैक्स क्या है? सेस वगैरह सब जोड़ के बताओ कितना आ रहा है। आपके आंसर्स में यहां पे साइड में लिख रहा हूं, ठीक है, जो भी जिसको भी आंसर बोलना है। कितना? 19,000। ओके और किसी का कुछ आंसर है? आप ये सेस जोड़ के बोल रहे हो पक्का? कैन यू एक्सप्लेन आपने ये कैसे निकाला? पहले रेट बताओ। 112 रेट क्या है? 12.5% है। वेरी गुड, ठीक है। 4 लाख पे सीधा 12.5% किया है। कुछ और आंसर आ रहा है? कितना? 7,000 आंसर है, ठीक है, ओके इंटरेस्टिंग। 6,500, ठीक है। एनीवन विथ एनी अदर आंसर? नहीं नहीं, रुको 2 मिनट, अभी अच्छे से मैं बता रहा हूं क्या होता है टैक्स में। अगर आप थोड़ा भी कोई माइन्यूट डिटेल मिस करोगे आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, देख लो अभी मैं आपको एक एक स्टेप पूरा याद दिला रहा हूं। एवरीवन प्लीज स्टॉप टॉकिंग, लिसन केयरफुली क्या बता रहा हूं। सबसे पहले इस पे रेट कितना है? रेट कितना है? 12.5%। इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? ओके 4 लाख की कमाई पे डायरेक्टली 12.5% नहीं लगाना है। रीजन मैंने आपको क्या बताया, कोई रेसिडेंट इंडिविजुअल या एचयूएफ होता है, उसका बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है कितना? 2.5 लाख का। अब ये पर्सन गवर्नमेंट को क्या बोलेगा, सर 2.5 लाख का लिमिट मेरा यूज नहीं हुआ है क्योंकि मेरा नॉर्मल इनकम कुछ है नहीं, तो 2.5 लाख का जो भी लिमिट बच गया है अनएग्जॉस्टेड है, जो एग्जॉस्ट मैंने नहीं किया है वो मेरे को यहां से माइनस करने दो। गवर्नमेंट बोलेंगी ओके 4 लाख में से 2.5 लाख माइनस करो। 4 लाख में से पहले 2.5 लाख माइनस करो, कितना आएगा? 1.5 लाख। इस 1.5 लाख पे अब लगाओ 12.5%, कितना आएगा? हाँ 18,750। इसमें से रीबेट कौन माइनस करेगा? रीबेट के लिए एलिजिबल है, रीबेट के 3 कंडीशंस बोलो। इंडिविजुअल, रेसिडेंट, नेट इनकम शुड बी अप टू 5 लाख। नेट इनकम इसका कितना है? 4 लाख। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स नेट इनकम उतना ही है क्योंकि डिडक्शंस कुछ नहीं दिए, तो ये रीबेट के लिए एलिजिबल है। बोलो रीबेट कितना मिलता है? 12,500 और टैक्स फीचर इज लेस, तो यहां पे 12,500 माइनस कर दो, 6,250। इस पे लगाओ 4% सेस, 6,000। सो दिस इज द राइट आंसर। समझा? एक एक स्टेप आपको अप्लाई करना है। कुछ भी कहीं पे भी आप कोई भी चीज बोलोगे 100% टैक्स का आंसर गलत आएगा। ठीक है, दैट्स माय प्रैक्टिसिंग
इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां आ जाओ, यहां पे है ना मैंने जानबूझ के एक्स्ट्रा इलस्ट्रेशंस लिखे बच्चों। ये एक्स्ट्रा इलस्ट्रेशंस का जो हेडिंग है, ठीक है, आप रीवेट 12,500 का मिलता है। रीबेट कितना मिलता है? रीबेट मिलता है 12,500 और अमाउंट ऑफ टैक्स विच एवर इज लेस। तो टैक्स का अमाउंट आपका ज्यादा था। टैक्स का अमाउंट आपका कितना था? 18,750। या तो ये या तो 12,500। 12,500 इज द मैक्सिमम अपर लिमिट ऑफ रीबेट, उससे ज्यादा नहीं मिलता है। 4 लाख पे क्यों निकालोगे? रीबेट का अमाउंट ही फिक्स है 12,500। रीबेट कितना मिलता है? मैक्सिमम 12,500। इसको कॉम्प्लिकेट मत करो। रिबेट का मैक्सिमम अमाउंट है 12,500, उससे ज्यादा रिबेट आपको नहीं मिलता है। ठीक है, आपका जो टैक्स है उसमें से 12,500 माइनस कर दिया, खत्म। रिबेट का सेक्शन 87 है। राइट बच्चों, इधर एक सिमिलर क्वेश्चन, ये देख लो। ये आप वहां पे पहले नोटबुक में एक हेडिंग लिखो, एक्स्ट्रा इलस्ट्रेशन नंबर 5। एक्स्ट्रा इलस्ट्रेशन नंबर 5 लिखा? एक्स्ट्रा इलस्ट्रेशन नंबर 5। ओके, कैन यू सॉल्व दिस नाउ? देख लो पहले अच्छे से, इसको हम लोग डिस्कस करे थे पहले, अभी मैंने किया भी डिस्कस वैसे। लॉन्ग टर्म गेन कितना है? 6 लाख का। और इसने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया 1 लाख का। बच्चों बताओ, ये 1 लाख का जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा है, इसमें से माइनस होगा क्या? क्यों नहीं? क्योंकि स्पेशल रेट वाले जो इनकम होते हैं उस पे हम लोग कुछ भी डिडक्शंस माइनस नहीं करते। ठीक है, तो इसका नेट इनकम कितना है? 6 लाख है। ग्रॉस इनकम भी 6 लाख है, डिडक्शन एलिजिबल ही नहीं है, तो नेट इनकम भी 6 लाख होगा। 6 लाख अगर नेट इनकम है तो रीबेट मिलेगा क्या? रीबेट के 3 कंडीशंस बताओ ना बच्चों, ये तो आपको आता है ना यार। रेसिडेंट, इंडिविजुअल, नेट इनकम शुड बी अप टू 5 लाख। 6 लाख अगर इसका लॉन्ग टर्म गेन है, इस केस में रीबेट नहीं मिलने वाला है। अच्छा, ये क्वेश्चन जानबूझ के ऐसा फ्रेम किया क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स भूल जाते हैं वो 1 लाख माइनस करना ही नहीं करना। वो 1 लाख माइनस करके फिर रीबेट भी लेते हैं। 1 लाख माइनस नहीं होगा, बट क्यों नहीं होगा? स्पेशल रेट है। स्पेशल रेट से हम लोग डिडक्शंस माइनस नहीं करते। लुक एट दिस केस, फिर से रिपीट करो। ये यहां तक का जो केस है ना, 6 लाख में से 1 लाख माइनस नहीं होगा, आपका नेट इनकम कितना होगा? 6 लाख। इस 6 लाख पे आपको टैक्स निकालना है, बट द पॉइंट इज ये 6 लाख का इनकम 112 वाला है, इस पे टैक्स क्रेडिट है 12.5%। तो आपको क्या करना है? पहले अनएग्जॉस्टेड लिमिट माइनस करना है। कितने का? 2.5 लाख का माइनस करो। वो 2.5 लाख का लिमिट माइनस करने के बाद कितना आया? 3 लाख। 3,50,000, उसके ऊपर 12.5% लगाओ। हाँ, और यहां पे रीबेट माइनस नहीं होता है, क्यों? क्योंकि इनकम इसका 6 लाख है। ओके, और इस पे अब लास्ट में सेस जोड़ दो। इज इट क्लियर? सबको समझा? लिखा के दूंगा, अभी सिर्फ ब्रॉडर डिस्कशन चल रहा है। अच्छा ये बताओ, ये बताओ यहां से सभी लोग, व्हाट इफ इन अबाउ केस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स वाज ओनली 5 लाख? बताओ, अगर ये 6 लाख की जगह 5 लाख कर दो तो अब रीबेट के लिए एलिजिबल होगा। पहले 5 लाख में से क्या माइनस करोगे? हाँ, 2.5 लाख माइनस करो, कितना आया? 2.5 लाख। 2.5 लाख पे 12.5%, उसमें से माइनस करो 12,500 का रीबेट। लास्ट में सेस जोड़ना है। सबके दिमाग में बैठ रहा है, खोपड़ी में बैठ रहा है मैं जो बता रहा हूं। चलो बच्चों, इलस्ट्रेशन, एक्स्ट्रा इलस्ट्रेशन फाइल लिखो, मैं इसको सॉल्व करके दे रहा हूं। चलो राइट डाउन। कंप्यूटेशन ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स computation of income tax for Mr. A, for Mr. A, for AY 26-27। ठीक है, ओके। पर्टिकुलर्स रुपीस, एक ही कॉलम बना रुपीस का। पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर्स में देखो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स
अंडर सेक्शन 112, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 112 कितना है? 6 लाख। ओके, उसके नीचे लिखना लेस लेस डिडक्शन, बता रहे हम लोग, प्रेजेंटेशन का पार्ट है, लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 है, लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 है, जीरो लिखो। डिडक्शन क्यों नहीं माइनस कर रहे हैं? हाँ, तो वहीं पे आप है ना ब्रैकेट में एक नोट लिखो, नोट, नोट, नोट लिखना, नॉट एलिजिबल, नॉट एलिजिबल as income is taxable at special rate, not eligible as income is taxable at special rate। क्लियर यहां तक? क्यों माइनस नहीं किया? सिर्फ नॉर्मल रेट से जो टैक्सेबल इनकम है उसी में से माइनस होता है। इज इट क्लियर? वेरी गुड, चलो ठीक है। ये अब डैश जीरो कर दिया, नीचे लिखो अब क्या आएगा। डिडक्शंस माइनस होने के बाद हम लोग नॉर्मली क्या लिखते हैं? ग्रॉस। क्यों ग्रॉस? तो वो एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अपने आप में ग्रॉस इनकम है ना। अब क्या आएगा? नेट टोटल इनकम, नेट टोटल इनकम कितना है? 6 लाख। ठीक है, अब उसके नीचे देखो, लेस लेस अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, लेस अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितना है? 2,50,000 माइनस कर दो। ठीक है, या तो माइनस का साइन दो या तो ब्रैकेट में लिख दो नंबर को, अप टू यू। किया? उसके नीचे लिखो देयरफॉर बैलेंस इनकम, देयरफॉर बैलेंस इनकम। बोलो बैलेंस इनकम कितना आएगा? 6 लाख में से 2.5 लाख माइनस, सॉरी, हाँ 6 लाख में से 2.5 लाख माइनस का कितना है? 3,50,000। ठीक है, उसके नीचे लिखो इनकम टैक्स ऑन अबव एट 12.5%। इनकम टैक्स ऑन अबव एट 12.5%। कितना? हाँ, 43,750। अब ये तो आपका जो नॉर्मल टैक्स है आपने वो निकाला है, इस पे और क्या ऐड करना बाकी है? लिखो ना, ऐड 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ऐड 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। क्या? रीबेट नहीं मिलता है, रीबेट कब मिलेगा? नेट इनकम चेक करो कितना है? 6 लाख है। लिखा क्या बच्चों? कितना है? एजुकेशन सेस अलग से दिखाया आपने, 4% कितना है? 1750। ठीक है, फिर लिखो ना वहां पे देयर फोर नेट टैक्स लाइबिलिटी, नेट टैक्स लाइबिलिटी कितना? 45,500। कैन यू राइट द कंक्लूजन? लिखो खुद से।
हो गया। ओके, ये आपने कंक्लूजन लिख दिया। उसके नीचे लिखो एक लाइन छोड़ के, कैलकुलेशन इफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स was rupees 5 lakh. Calculation if long term capital gains was rupees 5 lakh. लिखा? उसके नीचे लिखो, in this case, Mr. A, in this case, Mr. A can claim the benefit of rebate. In this case, Mr. A can claim benefit of rebate under section 87A. ठीक है, उसके लिए लिखो पर्टिकुलर्स रुपीज लिखो वहां पे नेट इनकम। नेट इनकम अभी कितना हो जाएगा? 5 लाख। नेट इनकम से स्टार्ट करो, पूरा वापस नहीं लिख रहा हम लोग। नेट इनकम 5 लाख। उसके नीचे को लेस, पहले क्या माइनस करोगे? हाँ, अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, लेस अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। कितना है? अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितना है? 2.5 लाख। माइनस कर दो, 2.5 लाख है। बैलेंस इनकम कितना है? 2.5 लाख। ओके, उसके नीचे को therefore tax on above at 12.5%. therefore tax on above at 12.5%। कितना रहा? 31,250। ठीक है, ये 31,250 का जो नंबर है, इसमें से अब नीचे लिखना लेस रीबेट अंडर सेक्शन 87A। लेस रीबेट अंडर सेक्शन 87 कैपिटल ए। ठीक है, ब्रैकेट में लिखो मैक्सिमम अमाउंट इज इक्वल टू 12,500। मैक्सिमम अमाउंट इज इक्वल टू 12,500। तो 12,500 माइनस कर दो। ठीक है, कितना रहे 12,500 माइनस करके? कितना? 18,750। लिखा? इसमें अब ऐड करना है, और लास्ट में क्या ऐड करते हैं हम लोग? ऐड करो 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। किया? प्लीज राइट डाउन द कंक्लूजन, गड़बड़ मत करो। हाँ, यस। बच्चों हो गया क्या? सबने किया? अच्छा, एक चीज और ऐड कर रहा हूं।
ऐसे ही टैक्स, रोज कुछ ना कुछ नया नया मिलते जाएगा। सुनना अच्छे से, रीबेट के बारे में आपको क्या क्या पता है बता दो। रीबेट अंडर सेक्शन 87 है। व्हाट डू यू नो अबाउट 87 है, बताओ, तीन कंडीशंस बोलो। इंडिविजुअल को ही मिलता है, एचयूएफ को मिलेगा क्या? सिर्फ किसको मिलेगा? ओके, सेकंड रेसिडेंट चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड थर्ड, नेट इनकम शुड बी अप टू ₹5 लाख। अगर ये तीन कंडीशंस मीट होते हैं तो हम लोग इस पर्सन को क्या देते हैं? रीबेट का बेनिफिट देते हैं। रीबेट कितना मिलेगा? मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं मिलता है। इतनी चीजें आपको बताते हैं, पक्का? ओके, ऑलराइट, हियर मी आउट, अच्छे से सुनना। रीबेट कोई भी टाइप का इनकम रहने दो, अगर वो 5 लाख तक का इनकम है, आपको ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, कोई भी इनकम रहने दो, अगर वो 5 लाख तक है और ये तीन कंडीशंस मीट हो रहे हैं, दे दो बेनिफिट। ठीक है, यहां क्या लिखा है? नेट इनकम। रीड दी थर्ड कंडीशन, नेट इनकम शुड बी अप टू। नेट इनकम कौन से सोर्स से फर्क पड़ता है क्या? नहीं। सैलरीज 5 लाख तक है, दे दो रिबेट। हाउस प्रॉपर्टी 5 लाख तक है, दे दो रिबेट। कैपिटल गेन्स 5 लाख तक है, दे दो रिबेट। अदर सोर्सेस में लॉटरी की भी कमाई है ना, तो भी रिबेट मिलेगा, क्योंकि यहां पे नेट इनकम लिखा है। सपोज कोई पर्सन ने एग्जैक्ट 5 लाख का लॉटरी कमाया और कुछ भी नहीं किया, कैन यू कैलकुलेट द टैक्स? बताओ, किसी ने 5 लाख का लॉटरी का इनकम जीता और साल में कुछ भी नहीं किया, टेल मी द टैक्स। अच्छा, एक चीज और बता रहा हूं, लिसन लिसन, सुनो सुनो सुनो, अच्छे से सुनो, अच्छे से सुनो। एक चीज बताना रह गया, लॉटरी के इनकम को गवर्नमेंट अनएग्जॉस्टेड लिमिट देती नहीं है। ये लॉटरी का मैंने कॉन्सेप्ट आज सीखा नहीं, आज सिर्फ कैपिटल गेन खेल रहे हैं। तो लॉटरी में से अनएग्जॉस्टेड लिमिट माइनस नहीं करने का, वो माइनस नहीं होता है। तो लॉटरी में फ्लैट आपको 30% डायरेक्टली लगाना होता है। तो आपने 5 लाख पे सीधा 30% निकाला, कितना आया? 1.5 लाख। 1.5 लाख में से अब रीबेट भी माइनस होगा, समझा क्या? ठीक है, ओके। मैं जो मेन मुद्दे पे आ रहा हूं वो चीज बता रहा हूं, सुनो अच्छे से। एवरीवन प्लीज लिसन केयरफुली, बच्चों सुनो। रीबेट कोई भी इनकम 5 लाख तक है, मिल जाएगा, एक्सेप्ट 112A। अगर 112A वाला आपका इनकम एग्जैक्ट 5 लाख का है तो भी आपको रीबेट नहीं मिलेगा। रीजन कोई दिमाग लगा के खुद से बताओ। एग्जाम्शन मिल रहा है, राइट। 112A लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आपका रेट 12.5% है शेयर्स का, बट वहां पे गवर्नमेंट आपको ऑलरेडी एग्जाम्शन दे रही है, कितने का? 1.25 लाख का। तो आपको अलग से रीबेट नहीं मिलेगा, 112A वाले कमाई से रीबेट नहीं मिलता है। इज इट क्लियर? ठीक है, अलग से नोट लिखा के दूंगा, बट फर्स्ट कैन यू जस्ट सॉल्व दिस एंड टेल मी क्विकली आंसर आपका क्या आएगा। ये देख लो, अभी हमने 5th क्वेश्चन सॉल्व किया था, 6th क्वेश्चन देख लो, आपको क्या लगता है? ये वाला सेम चीज है, मिस्टर रेसिडेंट इंडिविजुअल है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स इसका 112A वाला 5 लाख है, इसने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम फिर से पे किया 1 लाख का। तो पहले लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का क्या करोगे? कुछ नहीं करना है, क्यों? 112A वाले इनकम पे टैक्स क्रेडिट कितना है? 12.5%। स्पेशल रेट वाले इनकम से डिडक्शंस माइनस होते हैं क्या? नहीं होते। ठीक है, अब बोलो आगे, टैक्स बताओ। पहले 5 लाख में से क्या माइनस करोगे? एक सेकंड रुक जाओ, 5 लाख में से 250 माइनस नहीं होता है, पहले 1.5 लाख 1,25,000 माइनस करो। 1,25,000 तो उसका वो सेक्शन का एग्जाम्शन है ना यार, 112A का हर साल का एग्जाम्शन, क्यों बोल रहे हो? 5 लाख में से 1.25 लाख माइनस करो, कितना है? पहले ये बोलो, क्या सबको ये दिमाग में बैठा 5 लाख में से हमने 1.25 लाख माइनस क्यों किया? क्योंकि 112A जो शेयर्स वाला है वो आपको हर साल 1.25 लाख का एग्जाम्शन देता है, तो ये माइनस करके कितना है? 3.75 लाख। ये 3.75 लाख जो है बच्चों, इस पे आप पहले अनएग्जॉस्टेड लिमिट माइनस करो। अनएग्जॉस्टेड लिमिट क्यों? क्योंकि अगेन इसका नॉर्मल इनकम कुछ भी नहीं, तो पूरा 2.5 लाख का अनएग्जॉस्टेड लिमिट बच गया है। अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट का बेनिफिट किसको मिलता है? रेसिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ। क्लियर है? माइनस करो 2.5 लाख का, 2.5 लाख माइनस करो, कितना है? 1,25,000। ये 1.25 लाख पे आपको टैक्स निकालना है 12.5%, 15,625। इसमें से रिबेट माइनस नहीं होगा, और ये अमाउंट पे लास्ट में सेस ऐड करना है, समझा? ठीक है,
क्या क्लैरिफाई किया मैंने? रीबेट जो 3 कंडीशंस में मिलता है, रीबेट आपको हर इनकम में मिलेगा, लॉटरी की कमाई पे मिल जाएगा रीबेट, बट कौन से इससे इसका दुश्मनी है 112 से? क्यों? ऑलरेडी द असेसी इज गेटिंग एग्जम्पशन ऑफ 1.25 लाख, तो रीबेट जो टैक्स में डिस्काउंट है वो वापस डबल डबल बेनिफिट गवर्नमेंट नहीं देना चाहती है। अंडरस्टूड? पक्का? ये इसको हम लोग लिखते हैं अभी, या तुम लोग होमवर्क लोगे कि कल करते हैं? होमवर्क नहीं चाहिए क्या? ठीक है, कल करते हैं, बिकॉज थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है, इसको कल सॉल्व करते हैं। स्टॉप हियर। यस, प्रैक्टिस से होगा।